ये कहानी एक चतुर और हुनरमंद कुम्हार की है, जो अपनी कला से न केवल मिट्टी को आकार देता है, बल्कि अपनी सूझबूझ से मुश्किल हालातों में भी रास्ता ढूंढ निकालता है। एक गांव में रहने वाला यह कुम्हार अपनी शांति और मेहनत से जाना जाता है, लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो उसे अपनी चतुराई और कड़ी मेहनत का असल मोल समझाती है। क्या वह अपनी कला और बुद्धिमानी से इन समस्याओं का समाधान कर पाएगा? आइए जानें इस अनोखी कहानी में, जहां एक साधारण कुम्हार अपनी चतुराई से हर समस्या का सामना करता है और जीवन के नए मायने समझता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में जीवन का एक विशेष स्वरूप था। यह गांव किसी भी बड़े शहर या नगर से बहुत दूर था, लेकिन यहाँ की शांति और सुंदरता ने इसे विशेष बना दिया था। चारों ओर हरे भरे खेत, खुले आसमान और एक छोटे से झरने से बहती हुई नदी थी। गांव के लोग बहुत ही सरल, मेहनती और आपस में भाईचारे से रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, परंतु वह अपनी मेहनत और समर्पण से संतुष्ट थे। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी, बुनाई, बर्तन बनाने जैसे पारंपरिक कार्यों से अपना जीवन यापन करते थे। गांव में एक कुम्हार था जिसका नाम हरि था। हरि की कुम्हारगिरी में कुछ विशेष था। वह सिर्फ बर्तन नहीं बनाता था, बल्कि उसकी हर एक कृति में एक अलग ही प्रकार की कला छुपी होती थी। उसका नाम पूरे गांव में सम्मान से लिया जाता था। लोग कहते थे कि हरि के हाथों से बने बर्तन केवल साधारण बर्तन नहीं होते, बल्कि वे किसी न किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई कलाकृतियां होती हैं। हरि का जीवन बहुत साधारण था। वह दिन भर मिट्टी से बर्तन बनाता और अपने काम में खो जाता। उसकी कुम्हारी कला का जादू इस गांव के हर घर में था। कोई भी विवाह हो या त्योहार, हर जगह हरि के बनाए हुए बर्तन ही होते थे। उसके बनाए हुए बर्तन घर की शोभा बढ़ाते थे और लोग उन्हें बड़े आदर से रखते थे। लेकिन हरि का जीवन केवल बर्तन बनाने तक सीमित नहीं था। वह एक बहुत ही समझदार और चतुर व्यक्ति था। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे भी गांव में होते थे। किसी भी समस्या का हल निकालने में हरि की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं था। गांव के लोग जब भी किसी मुसीबत में होते तो वे हरि के पास जाते और वह अपनी समझदारी से उनका मार्गदर्शन करता था। गांव में एक और विशेष बात थी। गांव के लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अपनी अपनी समस्याओं का हल सामूहिक रूप से ढूंढते थे। ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ ना तो किसी प्रकार का कोई बड़ा विवाद होता और ना ही कोई अनावश्यक तनाव। सभी मिलजुल कर रहते थे और यही कारण था कि इस गांव की शांति बनी रहती थी। हरि का घर गांव के सबसे कोने में स्थित था, जहां से पूरे गांव का दृश्य देखा जा सकता था। उसके घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था, जिसमें वह मिट्टी लाकर बर्तन बनाने का काम करता था। पास ही एक छोटी सी झील थी, जिसमें हरि की सोच और कलात्मकता की तरह हर समय शांति छाई रहती थी। हरि के हाथों से बनते बर्तन सुंदरता और सरलता का प्रतीक थे, लेकिन गांव की शांति में एक हलचल सी महसूस हो रही थी। यह हलचल किसी बाहरी घटना का संकेत था, जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव के मुखिया ने हाल ही में सुना था कि पास के जंगल में कुछ डाकू छिपे हुए थे और वे कभी भी गांव पर हमला कर सकते थे। गांव में खलबली मच गई। लोग डर गए थे और किसी न किसी तरह से सुरक्षा का उपाय ढूंढ रहे थे। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई और सभी गांव वालों को बुलाया। सभा में कई प्रस्ताव आए, लेकिन कोई भी समाधान ठोस नहीं था। सभी लोग भयभीत थे और यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या किया जाए। इसी बीच हरि ने सभा में आकर अपनी बात रखी। हम सब मिलकर इस गांव की रक्षा कर सकते हैं। हरि ने अपनी बात शुरू की, लेकिन यह केवल हमारी ताकत से नहीं, हमारी चतुराई और बुद्धिमानी से संभव होगा। गांव वाले हैरान थे। एक साधारण कुम्हार जो हमेशा मिट्टी के बर्तन बनाता था, वह इस गंभीर समस्या का हल निकालने की बात कर रहा था। लेकिन हरि ने जो कहा, उसकी गहराई और विश्वास ने सबका ध्यान आकर्षित किया। सबने धीरे धीरे अपनी चिंता और डर को त्याग कर हरि की ओर देखा, यह सोचते हुए कि इस साधारण कुम्हार में क्या खास बात हो सकती है जो वह हमें बचाने में मदद कर सकता है। यहाँ से कहानी एक मोड़ लेने वाली थी। गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हरि के कंधों पर थी और अब वह एक ऐसे रास्ते पर था जहां उसे अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का प्रयोग करके न केवल गांव को बचाना था, बल्कि अपनी कुम्हारी कला को भी एक नए रूप में परिभाषित करना था।
गांव के मुखिया की सभा में हरि ने जो बात रखी वह सभी के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आई। गांव में चिंता का माहौल था क्योंकि डाकुओं के आने का खतरा बहुत बढ़ गया था। अब गांव वाले एकजुट होने की योजना बना रहे थे, लेकिन यह कैसे किया जाए, यह अभी भी सवाल था। सभा में सभी लोग चुप थे, कुछ सोच में डूबे हुए थे, कुछ डर के मारे शांत थे। मुखिया ने हरि की बात सुनी और फिर बोले, हरि, तुम सही कहते हो। हम केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से इन डाकुओं का सामना कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा क्या विचार है? तुम हमें क्या रास्ता दिखाना चाहते हो? हरि ने सभा की ओर देखते हुए कहना शुरू किया। हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी एकता और चतुराई है। यदि हम मिलकर सोचें और एक योजना बनाएं, तो हम इन डाकुओं से न केवल खुद को बचा सकते हैं बल्कि उन्हें हराने में भी सक्षम हो सकते हैं। गांव के लोग धीरे धीरे हरि की बातों को समझने लगे थे। अब वे यह जानना चाहते थे कि हरि ने कैसे इस समस्या का समाधान निकालने का विचार किया था। हरि ने अपनी योजना स्पष्ट करते हुए कहा, हमारे गांव में बहुत सारे अच्छे कारीगर हैं। हर किसी के पास कोई ना कोई कला है। हम उन सभी कला का इस्तेमाल करके एक मजबूत और स्मार्ट सुरक्षा तंत्र बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं बर्तन बनाने का काम करता हूँ और मेरे पास ऐसे बर्तन हैं जो डाकुओं को भ्रमित करने में काम आ सकते हैं। हम इन बर्तनों का इस्तेमाल करके एक नकली सुरक्षा तंत्र बना सकते हैं। गांव के लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि बर्तन कैसे सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। एक गांव वाले ने पूछा, लेकिन यह बर्तन हमारी रक्षा कैसे करेंगे? हरि मुस्कुराए और बोले, अगर हम बर्तनों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो डाकू हमारी असली शक्ति को पहचानने से पहले भ्रमित हो जाएंगे। मैं ऐसे बर्तन बनाऊंगा जिनकी आवाज किसी दूर से आ रही सेना की तरह लगेगी। इन बर्तनों को हम गांव के चारों ओर छिपा देंगे। जब डाकू गांव के पास आएंगे और इन बर्तनों की आवाज सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार है। गांव वाले अब हरि की बातों को समझने लगे थे। कुछ लोग उत्साहित थे तो कुछ थोड़े संकोच में थे, लेकिन हरि की योजना में एक अनोखी चतुराई थी। मुखिया ने फिर पूछा, लेकिन हम इन बर्तनों को कहाँ छिपाएं? क्या यह योजना सही होगी? हरि ने कहा, हम बर्तनों को खास स्थानों पर छिपाएंगे जहां से डाकू उन्हें देख ना सके। बर्तन केवल आवाज करेंगे और इससे यह भ्रम होगा कि गांव में सैनिकों या रक्षकों का कोई बड़ा दल है। इसके साथ ही हम अन्य छोटे छोटे उपायों का भी उपयोग करेंगे। हम बर्तनों के अलावा गांव में कुछ झांकियां भी तैयार करेंगे जो रात के समय शेर या अन्य खतरनाक जानवरों की आवाज जैसी लगेंगी। यह सब मिलकर डाकुओं को डराने के लिए काफी होगा। गांव में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। हरि की योजना में कुछ ऐसा था जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव वालों को अब यकीन होने लगा था कि यह चतुर कुम्हार ही उनके गांव की रक्षा करने में सक्षम है। मुखिया ने सिर झुकाते हुए कहा, हरि, तुम्हारी योजना सुनकर हम सभी को विश्वास हो गया है। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हमें अपनी शांति और सुरक्षा के लिए हर कदम उठाना होगा। गांव वाले अब तैयार थे। हरि के नेतृत्व में सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे। कुछ लोग बर्तन बनाने में मदद करने लगे, कुछ लोग झांकियों की तैयारी में जुट गए और कुछ लोग सुरक्षा के अन्य उपायों पर विचार करने लगे। हरि और उसके साथी पूरी तरह से योजनाबद्ध होकर काम करने लगे। दिन रात मेहनत चल रही थी और गांव में हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई। बर्तन बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। हरि ने बर्तनों को इस तरह से तैयार किया कि वे दूर से आते हुए कदमों की आवाज, सेना की टोलियों की आवाज और यहां तक कि किसी शेर की दहाड़ जैसी आवाज देने में सक्षम थे। गांव में जो नई उम्मीद जगी थी वह अब धीरे धीरे एक हकीकत बन रही थी। हर किसी को यह यकीन होने लगा था कि वे इस योजना के साथ डाकुओं का सामना कर सकते हैं और गांव की शांति को बनाए रख सकते हैं। गांव में हरि की योजना को लेकर एक नई उम्मीद का संचार हुआ था। मुखिया और गांव वाले अब पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे अपने गांव की सुरक्षा के लिए हरि की योजना पर काम करेंगे। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया। अब हर एक व्यक्ति का ध्यान अपने अपने काम को कुशलता से पूरा करने में था। हरि की चतुराई पर विश्वास था और वह इस विश्वास को
पूरी तरह से सही साबित करने के लिए तैयार था। पहला कदम था बर्तनों को बनाना। हरि ने सबसे पहले उन बर्तनों की डिजाइन बनाई जो डाकुओं को भ्रमित कर सके। बर्तनों का आकार और डिजाइन ऐसा होना चाहिए था कि उनकी आवाज दूर से किसी सेना की टुकड़ी की तरह सुनाई दे। हरि ने अपने काम में एक अलग ही पैटर्न को अपनाया। बर्तन गोलाकार नहीं थे, बल्कि कुछ अजीब से आकार के थे, ताकि उनके अंदर हवा भरने पर एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो सके। इन बर्तनों को ऐसा बनाना होगा कि जैसे ही हवा उनमें से गुजरे, यह आवाज करें जो डाकुओं को डराने के लिए काफी हो। हरि ने अपनी योजना को और स्पष्ट करते हुए कहा। गांव वाले उसे ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोग मिट्टी इकट्ठा करने गए, कुछ लोग बर्तनों को बनाने के लिए तैयार थे और कुछ लोग उन्हें सजा संवारने में लगे हुए थे। यह काम पूरी तन्मयता से किया जा रहा था, क्योंकि अब सबको यह यकीन हो गया था कि यही वह तरीका है जिससे वे अपने गांव की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही हरि ने एक अन्य विशेष योजना बनाई। बर्तनों के अलावा वह कुछ झांकियां भी तैयार करना चाहता था जो शेर या जंगली जानवरों की आवाज की तरह सुनाई दें। यह भी डाकुओं को डराने के लिए महत्वपूर्ण था। झांकियां जंगली शोर को दोहराती ताकि डाकू समझें कि यहाँ कोई शेर या कोई अन्य खतरनाक जानवर है। इन झांकियों को रात के समय सक्रिय किया जाता ताकि डाकू गांव के पास आते ही डर जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी डाकू हमारी योजना को समझे नहीं, हरि ने बताया। अगर वे हमारी सुरक्षा को भांप लेंगे तो हमें मुश्किल हो सकती है, इसलिए हमें यह सब बहुत गोपनीय तरीके से करना होगा। गांव वालों ने इस सलाह को माना और रात के अंधेरे में काम करने का निर्णय लिया। जब सूरज ढल जाता तो वे चुपके से अपने कार्य में जुट जाते। बर्तनों को गांव के किनारे किनारे और झाड़ियों के पास छिपाया जाता। झांकियां तैयार की जाती और उन्हें रात के समय सक्रिय किया जाता। अगले कुछ दिनों में पूरा गांव हरि की योजना को साकार करने के लिए लगा हुआ था। बर्तन और झांकियां सभी जगह छिपाई जा चुकी थी और गांव का हर घर अब तैयार था। हरि ने एक बार फिर सभी को एकत्रित किया। अब हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, संयम, हरि ने कहा। जब डाकू आए तो हमें डरने की बजाय एकजुट होकर उनका सामना करना होगा। हमारी योजनाओं को सिर्फ हमारे विश्वास और संयम से ही सफलता मिल सकती है। गांव वालों ने सिर झुकाकर हरि की बातों को सुना और फिर जोर से कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, हरि। हम किसी भी हाल में इस गांव की रक्षा करेंगे। अब गांव की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और सबकी नजरें डाकुओं पर थी। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हरि की योजना ने सभी में एक नया उत्साह भर दिया था। गांव वालों ने तय किया था कि वे डाकुओं का सामना करेंगे और अपनी शांति को हर हाल में बचाए रखेंगे। एक दिन जैसे ही गांव के आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखने लगी, गांव वालों की आंखों में एक नई चमक आ गई। उनका विश्वास और योजना अब उनकी मदद करने के लिए तैयार थी। लेकिन क्या यह योजना सफल हो पाएगी? क्या डाकू सचमुच डरकर गांव से भाग जाएंगे? ये सवाल अब हर किसी के मन में था। हरि ने सभी से कहा, हमारे पास विश्वास है। हमें अपने हथियारों पर नहीं, बल्कि अपनी चतुराई पर भरोसा रखना होगा। गांव में अब सब कुछ शांत था, लेकिन सभी जानते थे कि आने वाली रात उनका सबसे बड़ा परीक्षण होगी। गांव में रात का समय था। सब कुछ शांत था, लेकिन हर किसी के दिलों में एक हलचल थी। हरि की योजना को लागू करने के बाद अब सभी गांव वाले अपने अपने स्थानों पर छिपे हुए थे। बर्तनों को पहले से ही गांव के चारों ओर छिपा दिया गया था और झांकियां सक्रिय कर दी गई थी। हर किसी ने अपने हिस्से का काम बखूबी किया था। अब उन्हें बस एक चीज का इंतजार था, डाकुओं का हमला। धीरे धीरे रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। हवा की धीमी सरसराहट के साथ ही गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक गांव के बाहरी इलाके से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो किसी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही आवाज बढ़ी, कुछ लोग सजग हो गए। यह डाकुओं की टोली थी जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। डाकू अपने रास्ते पर आ रहे थे और उनके दिलों में लालच था कि इस बार गांव में कोई कठिनाई नहीं आएगी। वे यह मानकर चल रहे थे कि गांव में कोई सुरक्षा नहीं है और वे आसानी से लूटपाट कर सकते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि हरि और गांव वालों ने जो योजना बनाई थी वह उन्हें चकमा देने वाली थी।
जैसे ही डाकू गांव के पास पहुंचे, सबसे पहले उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी बड़ी सेना की टुकड़ी के कदमों जैसी लग रही थी। डाकू चौंक गए। वे समझ नहीं पाए कि यह आवाज कहां से आ रही है। उन्हें ऐसा लगा जैसे गांव के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो उनके खिलाफ तैयार है। क्या यह कोई सैनिकों की टुकड़ी है? एक डाकू ने चिंतित होकर कहा। नहीं, मुझे लगता है यह किसी और तरह की योजना है, दूसरे डाकू ने जवाब दिया। फिर डाकू कुछ और कदम बढ़ाते हैं और इस बार उन्हें झांकी की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी शेर की दहाड़। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि डाकू सख्ते में आ गए। वे यह सोचने लगे कि शायद गांव के आसपास शेर जैसे जंगली जानवर है। ये क्या हो रहा है? एक डाकू ने डरते हुए पूछा। हमने सही सुना, ये आवाज तो किसी शेर की तरह है। हमें पीछे हटना चाहिए। ये गांव खतरे से घिरा हुआ है, दूसरे डाकू ने कहा। लेकिन डाकू अभी भी पूरी तरह से भयभीत नहीं थे। उनका मकसद अभी भी गांव पर हमला करना था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गांव के दरवाजे तक पहुंच गए। गांव वालों की आंखें चौकस थी। जैसे ही डाकू गांव में घुसे, बर्तनों से आई आवाज और झांकियों की दहाड़ ने उन्हें पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। डाकू अब यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। कुछ ने सोचा कि यह कोई बड़ी सेना है, कुछ ने सोचा कि यहाँ जंगली जानवर है, और कुछ ने यह भी सोचा कि यह सब गांव वालों की चाल हो सकती है। डाकू धीरे धीरे रुकने लगे। वे एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, हमें यहां से वापस जाना चाहिए, एक डाकू ने कहा। लेकिन तभी गांव के लोग अपने अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर निकल आए। हरि ने सभी को आदेश दिया था कि वे चुपचाप डाकुओं को घेर लें, ताकि वे पलटकर भागने का रास्ता ना पा सके। गांव वाले बर्तनों की आवाज और झांकियों की दहाड़ का फायदा उठाते हुए डाकुओं को घेरने लगे। एक के बाद एक डाकू समझ गए कि वे फंस चुके हैं। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गांव नहीं है। यह गांव एक रणनीति से भरा हुआ था और गांव वालों की चतुराई ने डाकुओं को उलझा दिया था। हरि ने अब डाकुओं को सामने आकर चुनौती दी। तुम लोग हमारे गांव में क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ का नियम समझना चाहिए था। डाकू, जो पहले इस गांव के साधारण और कमजोर होने का अनुमान लगा रहे थे, अब खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। हरि की योजना ने उन्हें पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। तुम लोग हमें क्या समझते हो? एक डाकू ने गुस्से में आकर कहा। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, एक और झांकी की आवाज गूंजी और उसके बाद बर्तनों की आवाजें और तेज हो गईं। डाकू पूरी तरह से भयभीत हो गए। वे अब समझ चुके थे कि यह गांव सिर्फ अपनी चतुराई से उन्हें हराने की योजना बना चुका है। डाकू पीछे हटने लगे, लेकिन हरि ने उन्हें समझाया, अगर तुम इस गांव में फिर से आना चाहते हो तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। हम तुम्हें यहां से जाने देंगे, लेकिन याद रखना, हमारी चतुराई से कोई नहीं बच सकता। डाकू, जो पहले घमंड में थे, अब डर के मारे जल्दी से गांव से बाहर भागने लगे। गांव वालों ने राहत की सांस ली। हरि की योजना सफल हो गई थी। डाकू डरकर भाग गए थे और गांव की शांति बची रही। डाकुओं का हमला विफल होने के बाद गांव में उत्सव का माहौल था। हर किसी के चेहरे पर संतोष और गर्व था, क्योंकि उनकी चतुराई ने उन्हें इस गंभीर संकट से उबार लिया था। हरि ने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाया था और गांव वाले अब उसकी बुद्धिमानी और साहस का सम्मान करते थे। लेकिन हरि जानता था कि यह जीत अभी केवल शुरुआत थी। अब गांव वालों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि डाकू फिर से हमला न करे। हरि ने अपनी योजना के अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया। उसे यह समझ में आ गया था कि डाकू केवल डर के कारण भागे थे, लेकिन यदि वे दोबारा हमला करने की सोचते तो इस बार उनके लिए गांव को ठगने और लूटने का कोई आसान रास्ता नहीं होगा। हरि ने गांव के प्रमुखों को एक साथ बुलाया और अगले कदम की योजना बनाई। हमें अपनी सुरक्षा को और भी मजबूत करना होगा, उसने कहा। हमारी योजना सिर्फ उनकी पहली चाल को असफल करने में सफल रही, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे फिर से हमसे भिड़ने की कोशिश न करें। मुखिया ने हरि की बातों को गंभीरता से सुना। तुम सही कह रहे हो हरि, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डाकू किसी भी हाल में हमारी चतुराई को फिर से न पहचान सकें। इस बार हमें उनके मनोबल को पूरी तरह से तोड़ना होगा। हरि ने एक चतुर मुस्कान के साथ कहा।
मैं एक नई योजना बनाऊंगा जो उनके मन में डर और अविश्वास पैदा करेगी। गांव वालों ने हरि की बातों पर ध्यान दिया और उसकी योजना पर काम करने की सहमति दी। अब हरि ने अपनी योजना का एक नया चरण शुरू किया। पहले की तरह बर्तन और झांकियां अब केवल एक छोटे से हिस्से के रूप में काम आएंगी। अगली बार हरि ने अपनी चतुराई को और भी परिष्कृत किया। इस बार उसने कुछ बर्तन बनाए जो किसी भारी युद्ध सामग्री की आवाज करते थे। ये बर्तन इतने बड़े थे कि जब हवा उनके अंदर से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे सैकड़ों घोड़े और सैनिक एक साथ चल रहे हो। इन बर्तनों को ऐसे स्थानों पर छिपाया गया था जहां से उनकी आवाजें डाकुओं तक पहुंच सके। जब डाकू गांव के पास आकर इन आवाजों को सुनेंगे तो उनका मनोबल टूट जाएगा। वे समझेंगे कि यहां कोई बहुत बड़ा हमला हो रहा है। हरि ने योजना को विस्तार से समझाया। गांव वालों ने इन बर्तनों को अच्छी तरह से छिपाया और उनमें से कुछ को जंगल के पास भी रखा जहां से डाकू आसानी से आ सकते थे। हरि की योजना अब पूरी तरह से तैयार थी। रात का समय आया और गांव की ओर एक बार फिर वही संदिग्ध आवाजें सुनाई देने लगी। डाकू वापस लौटने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे उन्हें पहले से कहीं अधिक डरावनी आवाजें सुनाई दी। वे अब यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह आवाजें कहां से आ रही है। ये आवाजें पहले से कहीं ज्यादा डरावनी है। एक डाकू ने कहा, क्या हम फिर से फंस रही है? हमने पहले से ही इस गांव को बहुत हल्के में लिया था, अब यह हमें और भी मुश्किलों में डाल सकता है। दूसरे डाकू ने कहा। डाकू अब डर में थे। वे एक बार फिर यह सोचने लगे कि शायद इस बार वे गलती कर चुके थे। आवाजें इतनी गहरी और भयावह थी कि उन्हें यह महसूस होने लगा कि कोई बड़ी सेना यहां छिपी हुई है। वे डर में आकर धीरे धीरे वापस जाने लगे। अगर हम अब यहां हमला करते हैं तो हमें यकीन नहीं कि हम कैसे बच सकते हैं। ये गांव अब केवल साधारण नहीं रहा, यहां कुछ और है जो हमें समझ नहीं आ रहा। हमने जो पहले किया था वह काफी था, लेकिन अब अगर हम फिर से हमला करते हैं तो हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक और डाकू बोला। डाकू अब पूरे रास्ते पर खामोश थे और उनकी मनोदशा पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनके मन में डर समा गया था और वे हर दिशा में असमंजस में थे। उनका साहस पूरी तरह से टूट चुका था और वे वापस लौटने का निर्णय लेने लगे। इस स्थिति में हरि और गांव वाले अपनी योजना में पूरी तरह से सफल हो गए थे। डाकू बिना किसी और संघर्ष के पीछे हटने लगे और उनका मनोबल इतना टूट चुका था कि वे अब इस गांव से किसी भी कीमत पर दूरी बनाए रखना चाहते थे। गांव में फिर से उत्सव का माहौल था। हर कोई हरि की चतुराई और योजना की सराहना कर रहा था। हरि ने न केवल गांव वालों को बचाया बल्कि डाकुओं के खिलाफ अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन भी किया। उसे यह एहसास था कि यह जीत केवल शारीरिक ताकत उन्हें नहीं बल्कि मानसिक खेल और समझदारी से हासिल की गई थी। हरि ने गांव वालों से कहा, हमने जो किया वह केवल हमारी सुरक्षा के लिए नहीं था बल्कि यह साबित करने के लिए था कि चतुराई और बुद्धिमत्ता के बल पर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब हमें हमेशा अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सुरक्षा केवल एक बार की नहीं, हर समय की जरूरत होती है। गांव वालों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और यह संकल्प लिया कि वे हर परिस्थिति में अपनी चतुराई का इस्तेमाल करेंगे। वे अब न केवल अपने गांव की सुरक्षा के प्रति सजग थे बल्कि उन्होंने हरि की नेतृत्व क्षमता और रणनीति को अपना आदर्श माना। इस घटना के बाद हरि ने यह समझ लिया था कि यह केवल एक शुरुआत थी। अगर डाकू फिर से लौटते तो उन्हें इस बार और भी चतुर और तैयार तरीके से मुकाबला करना होगा। हरि की योजना और नेतृत्व ने गांव वालों को न केवल शारीरिक सुरक्षा दी बल्कि उन्हें एकता और बुद्धिमत्ता की शक्ति से भी परिचित कराया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से किया जा सकता है। जब हम अपनी समझदारी और सही रणनीति का उपयोग करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हरि ने यह सिद्ध कर दिया कि मनोबल और चतुराई के साथ कोई भी संकट असंभव नहीं होता। साथ ही यही भी दिखाता है कि जब हम एकजुट होकर किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। गांव वालों ने न केवल अपनी चतुराई का उपयोग किया बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की शक्ति को भी पहचाना। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है
कि अकेले कुछ भी करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मिलकर किया गया काम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। अंत में हमें यह भी समझना चाहिए कि जो जीत आज मिली है वह सिर्फ एक शुरुआत है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी संकट कभी भी आ सकता है। हमें अपनी सोच, समझ और तैयारियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। चतुराई, एकता और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि दिल को छूने वाली भी है। ये कहानी है प्यार, हिम्मत और प्रकृति के साथ मिलकर रहने की। ये कहानी है उस अनोखे रिश्ते की जिसने इंसान की भावनाओं और राक्षस के रूप के बीच की दीवारों को गिरा दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, उनके पीछे भी एक सच, एक दर्द और एक कहानी हो सकती है? क्या कोई राक्षस भी प्यार कर सकता है? क्या इंसान और प्रकृति के बीच ऐसा गहरा रिश्ता हो सकता है जो सब सीमाओं को पार कर जाए? तो आइए चलते हैं एक छोटे से गांव के पास के घने जंगल में, जहां एक साधारण लड़की सुमन और एक राक्षस विकराल ने बह कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। उनकी यह यात्रा न केवल रोमांच से भरी है बल्कि हमारे जीवन को बदलने वाली कई सीखों से भी। तो दोस्तों, अपनी कल्पनाओं के पर खोलिए और तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर पर, जहां डर और प्यार की एक नई परिभाषा घड़ी जाएगी। स्वागत है आप सभी का राक्षस से अजीब प्रेम की दुनिया में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। सुमन साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे। वह गांव के पास वाले जंगल के बारे में हमेशा उत्सुक रहती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में एक खतरनाक राक्षस रहता है जिसने अब तक कई लोगों को गायब कर दिया है। लेकिन सुमन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह सोचती थी कि यह सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक दिन सुमन ने फैसला किया कि वह जंगल के रहस्य को खुद सुलझाएगी। वह बिना किसी को बताए सूरज ढलने के बाद जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाती गई, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की छायाएं उसे डराने लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे ले जा रही थी। अचानक उसे एक गहरी गुफा दिखाई दी। उस गुफा के पास पहुंचते ही सुमन ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब सी ऊर्जा है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो? सुमन घबराई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सुमन हूं। मैं यह जानने आई हूं कि इस जंगल में क्या रहस्य है। अचानक गुफा के अंदर से एक विशाल आकृति बाहर निकली। वह एक राक्षस था जिसका नाम विकराल था। उसका शरीर बड़ा और भयानक था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छिपा था। विकराल ने कहा, यह जंगल मेरी दुनिया है, मैं इसे किसी इंसान के लिए खतरा नहीं बनने दूंगा। सुमन ने डरते हुए पूछा, क्या तुम वही राक्षस हो जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं? विकराल ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं वही हूं। लेकिन जो कहानियां तुम्हारे गांव में सुनाई जाती है वे आधी सच और आधी झूठ है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करता। सुमन ने देखा कि विकराल की आंखों में नफरत नहीं बल्कि अकेलापन था। उसने पहली बार सोचा कि शायद यह राक्षस वैसा नहीं है जैसा लोग बताते हैं। सुमन ने विकराल से कहा, अगर तुम सच में खतरनाक नहीं हो तो तुम इस जंगल में अकेले क्यों रहते हो? विकराल ने कहा, यह मेरी सजा है। मैं एक समय में इंसान था, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से मुझे यह रूप मिला। अब मैं हमेशा के लिए इस जंगल में फंसा हुआ हूं। सुमन को विकराल की कहानी सुनकर दुख हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? विकराल ने पहली बार किसी इंसान से इतनी दयालुता देखी। उसने सुमन को धन्यवाद दिया और कहा, अगर तुम चाहती हो तो मेरे साथ समय बिताओ, मैं बहुत अकेला हूं। सुमन और विकराल के बीच दोस्ती हो गई। सुमन हर दिन जंगल में जाती और विकराल से मिलती। धीरे धीरे उसने देखा कि विकराल का स्वभाव बहुत ही कोमल और दयालु है। वह जानवरों की देखभाल करता और जंगल की हर चीज से प्यार करता। समय बीतने लगा और सुमन और विकराल के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। सुमन ने महसूस किया
कि वह विकराल को एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त और साथी के रूप में देखने लगी है। दूसरी ओर विकराल भी सुमन के प्रति आकर्षित होने लगा। उसने सुमन से कहा, तुम मेरे लिए वह रोशनी हो जो मेरी अंधेरी दुनिया में आई है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा साथ नामुमकिन है। सुमन ने कहा, प्यार कभी किसी रूप या नियम से नहीं चलता। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूं जैसे तुम हो। विकराल ने सुमन को बताया कि अगर वह सच में उसे प्यार करती है तो उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा उसे यह साबित करने के लिए थी कि वह वास्तव में अपने दिल से विकराल के साथ रहना चाहती है। विकराल ने सुमन को एक प्राचीन मंदिर में ले जाने का फैसला किया। उस मंदिर में एक रहस्यमय शक्ति थी जो किसी को भी इंसान या राक्षस के रूप में बदल सकती थी। लेकिन इसके लिए सुमन को अपनी पूरी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करना था। मंदिर तक पहुंचने का सफर बेहद कठिन था। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उन्हें राक्षस के दुश्मनों का सामना करना पड़ा जो नहीं चाहते थे कि विकराल कभी इंसान बने। सुमन ने अपनी सूझबूझ और साहस से हर चुनौती का सामना किया। मंदिर के अंदर पहुंचकर सुमन ने अपनी सच्ची भावना और निष्ठा से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना ने मंदिर की शक्ति को जागृत किया और विकराल का राक्षसी रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। वह फिर से इंसान बन गया। विकराल ने सुमन का हाथ थामकर कहा, तुमने मेरा जीवन बदल दिया। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सुमन और विकराल ने मिलकर एक नई शुरुआत की। गांव वालों ने भी उनकी प्रेम कहानी को स्वीकार कर लिया। विकराल ने अपने जीवन को इंसानों और प्रकृति की सेवा में लगा दिया। हालांकि विकराल अब इंसान बन चुका था, लेकिन उसका अतीत अभी भी उसका पीछा कर रहा था। जंगल में मौजूद अन्य राक्षस जो विकराल के इंसान बनने से नाराज थे, अब गांव पर हमला करने की योजना बना रहे थे। विकराल ने सुमन से कहा, मुझे लगता है कि यह शांत समय अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। हमें अपने गांव की रक्षा करनी होगी। सुमन और विकराल ने गांव वालों को तैयार करना शुरू किया। उन्होंने गांव में सुरक्षा उपाय किए और सभी को मिलकर एकजुट रहने की सलाह दी। इसी बीच विकराल ने अपनी पुरानी शक्तियों को फिर से जागृत करने का प्रयास किया ताकि वह गांव की रक्षा कर सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, जंगल के राक्षसों ने गांव पर हमला कर दिया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सुमन और विकराल ने गांव वालों के साथ मिलकर बहादुरी से उनका सामना किया। विकराल ने अपनी नई और पुरानी शक्तियों का उपयोग कर राक्षसों को हराने की कोशिश की। सुमन ने भी अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। उसने गांव वालों का नेतृत्व करते हुए राक्षसों को परास्त किया। कई घंटों की लड़ाई के बाद अंततः राक्षस हार गए और जंगल में वापस भाग गए। गांव पर हुए हमले के बाद विकराल ने सुमन से कहा, यह लड़ाई तो हमने जीत ली, लेकिन राक्षस कभी भी फिर से हमला कर सकते हैं। हमें स्थायी समाधान खोजना होगा। सुमन ने सुझाव दिया, जंगल और गांव के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाना होगा जिसमें कोई भी किसी का दुश्मन ना हो। हमें जंगल की रक्षा के साथ साथ गांव को सुरक्षित रखने का तरीका खोजना होगा। सुमन और विकराल ने मिलकर जंगल में रहने वाले अन्य राक्षसों से संवाद करने का फैसला किया। उन्होंने उन राक्षसों को समझाने की कोशिश की कि इंसान और राक्षस एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। शुरुआत में कई राक्षसों ने इसे एक धोखा समझा और मना कर दिया, लेकिन विकराल ने अपनी पुरानी पहचान और राक्षसी गरिमा का इस्तेमाल कर उन्हें यकीन दिलाया कि शांति ही एकमात्र रास्ता है। जब सुमन और विकराल अपने प्रयासों में लगे हुए थे, तभी जंगल की देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम दोनों का साहस और प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए जंगल और गांव के बीच एक नया समझौता करना होगा। मैं इस जंगल की रक्षक हूं और तुम्हारी मदद करूंगी। जंगल की देवी ने एक अनोखी शर्त रखी। उन्होंने कहा, गांव और जंगल के लोग हर साल मिलकर एक उत्सव मनाएंगे जिसमें वे एक दूसरे के लिए आभार व्यक्त करेंगे, लेकिन अगर कभी कोई इस समझौते को तोड़ेगा तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। सुमन और विकराल ने देवी की शर्त को स्वीकार कर लिया। पहले साल का उत्सव बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया। गांव के लोग और जंगल के प्राणी एक साथ आए। उन्होंने अपने मतभेद भुलाकर मिलजुल कर भोजन किया, नृत्य किया और गीत गाए। इस उत्सव ने दोनों पक्षों के बीच विश्वास और दोस्ती का बीज बोया। इस दौरान विकराल ने महसूस किया
कि वह न केवल इंसानों के साथ बल्कि राक्षसों के साथ भी एक सेतु बन गया है। वह अब दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला एक माध्यम बन चुका था। उत्सव के बाद विकराल ने सुमन से कहा, अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यही शांति बनी रहे। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मिलकर यही कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम साथ हैं कोई भी चुनौती हमें तोड़ नहीं सकती। तो उन्होंने गांव में एक नया आश्रय बनाया, जहां वे बच्चों को जंगल और प्रकृति का महत्व सिखाने लगे। उन्होंने गांव वालों को यह भी सिखाया कि जंगल की सुरक्षा करना क्यों जरूरी है। कुछ समय बीतने के बाद गांव में शांति भंग होने लगी। जंगल के अंदर से बार बार अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और कई लोग गायब होने लगे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह किसी नई और अदृश्य शक्ति का काम है, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सुमन और विकराल ने गांव वालों को आश्वस्त किया कि वे इस नए खतरे का सामना करेंगे। विकराल ने अपने पुराने अनुभव और शक्तियों को याद करते हुए कहा, यह जंगल हमें फिर से चुनौती दे रहा है, हमें मिलकर इसे हराना होगा। सुमन और विकराल ने महसूस किया कि इस बार अकेले लड़ाई जीतना मुश्किल होगा। उन्होंने जंगल के अन्य प्राचीन प्राणियों की मदद लेने का फैसला किया। विकराल को याद था कि जंगल के पूर्वी हिस्से में एक वृद्ध तपस्वी रहते थे, जिनके पास अलौकिक ज्ञान था। सुमन और विकराल ने तपस्वी से मिलने का सफर शुरू किया। यह यात्रा खतरों से भरी थी। कई बार उन्हें जानलेवा जालों और विचित्र जीवों से बचना पड़ा। अंततः वे तपस्वी के पास पहुंचे। तपस्वी ने उन्हें बताया कि यह अदृश्य शत्रु एक अभिशप्त आत्मा है, जिसे केवल प्रेम और साहस की शक्ति से हराया जा सकता है। तपस्वी ने सुमन और विकराल को बताया कि इस आत्मा को हराने के लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। ये परीक्षा न केवल उनकी शारीरिक ताकत बल्कि उनके प्रेम और विश्वास की भी परीक्षा लेगी। सुमन और विकराल ने तपस्वी का आशीर्वाद लिया और इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। उन्हें जंगल के उस हिस्से में जाना था जिसे भय की घाटी कहा जाता था। यह जगह उनकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को कमजोर कर सकती थी। भय की घाटी में प्रवेश करते ही सुमन और विकराल को अपनी सबसे बड़ी आशंकाओं का सामना करना पड़ा। सुमन ने देखा कि उसका गांव बर्बाद हो चुका है और सभी लोग उसे दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं विकराल ने अपने पुराने राक्षसी रूप में खुद को लोगों को डराते हुए देखा। दोनों ने अपने डर को पहचानते हुए एक दूसरे का हाथ थामा और कहा, हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनके इस विश्वास ने घाटी की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। घाटी पार करने के बाद उन्होंने आत्मा को देखा। यह एक भयंकर अदृश्य शक्ति थी जो उनके मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुमन और विकराल ने अपने प्रेम और साहस के बल पर उसका सामना किया। विकराल ने कहा, तुम जो भी हो हमारी एकता को नहीं तोड़ सकती। आत्मा ने सुमन को परखा और कहा, क्या तुम इस इंसान के साथ हमेशा रह सकोगी, भले ही यह फिर से राक्षस बन जाए? सुमन ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं विकराल को उसके रूप से नहीं बल्कि उसके दिल से प्यार करती हूं। अदृश्य शत्रु के अंत के बाद गांव में एक नया सवेरा हुआ। लोग अब डर के साए से मुक्त थे। गांव वालों ने सुमन और विकराल को अपना संरक्षक मानते हुए उनकी बहादुरी का जश्न मनाया। विकराल ने गांव में एक नई योजना की शुरुआत की। उसने कहा, हमें अपने गांव को इतना मजबूत बनाना होगा कि भविष्य में कोई भी शक्ति हमें कमजोर ना कर सके। इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। गांव के लोग विकराल की बात से सहमत हुए और उन्होंने जंगल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाई। सुमन ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकत है जो हर पीढ़ी को मजबूत बना सकती है। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। विकराल ने सुमन का पूरा साथ दिया। सुमन ने गांव के एक पुराने भवन को स्कूल में बदल दिया। गांव के बच्चों ने उत्साह से पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे यह स्कूल केवल गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी एक मिसाल बन गया। विकराल ने महसूस किया कि जंगल में अब भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। उसने सुमन से कहा, अगर हम इन रहस्यों को समझ लें तो न केवल गांव बल्कि पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर सकते हैं। सुमन और विकराल ने जंगल में शोध करना शुरू किया। उन्होंने कई दुर्लभ जड़ी बूटियों और पौधों की खोज की जो औषधीय गुणों से भरपूर थे।
ये जड़ी बूटियां न केवल गांव के लोगों की बीमारियां ठीक करने में मददगार साबित हुई, बल्कि इनका व्यापार करके गांव को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाया गया। सुमन और विकराल की कहानी अब सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं रही। उनकी प्रेम और साहस की दास्तान दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग उन्हें देखने और उनकी सलाह लेने आने लगे। सुमन ने हमेशा कहा, सच्चा प्रेम और विश्वास हर मुश्किल को आसान बना सकता है। विकराल ने भी अपने अनुभवों से लोगों को सिखाया कि अच्छाई को अपनाने से जीवन कितना बदल सकता है। वर्षों बीत गए। सुमन और विकराल ने मिलकर अपने गांव को खुशहाल बनाया। उनका प्रेम और समर्पण लोगों के लिए प्रेरणा बना रहा। एक दिन विकराल ने सुमन से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, तुमने मुझे मेरी असली पहचान दी। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब हमारे विश्वास और प्रेम की वजह से हुआ है। सुमन और विकराल ने महसूस किया कि उनके जीवन का उद्देश्य अब केवल अपने गांव तक सीमित नहीं है। उनके पास जो अनुभव और ज्ञान था, उसे पास के गांवों और शहरों तक पहुंचाना आवश्यक था। उन्होंने गांव के लोगों को संगठित किया और एक ग्रामीण सेवा संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना था। सुमन ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया, जबकि विकराल ने जंगल से जुड़ी संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं को बढ़ावा दिया। जंगल के कुछ राक्षस जो पहले हारकर भाग गए थे, अब फिर से एकजुट हो रहे थे। उनका नेता काल रूप, जो विकराल का पुराना प्रतिद्वंदी था, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहा था। काल रूप ने निर्णय लिया कि वह न केवल विकराल से बदला लेगा, बल्कि पूरे गांव को तबाह कर देगा। एक रात काल रूप ने गांव पर हमला करने की योजना बनाई। उसकी सेना ने जंगल में डेरा डाल दिया और गांव को डराने के लिए अपनी उपस्थिति का संकेत देना शुरू कर दिया। विकराल ने काल रूप की साजिश को भांप लिया। उसने सुमन और गांव वालों को सतर्क किया। इस बार विकराल ने अपनी पुरानी शक्तियों को वापस लाने की कोशिश की। उसने मंदिर में जाकर प्रार्थना की और अपनी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण दिया। मंदिर की दिव्य ऊर्जा ने उसकी शक्ति को फिर से जागृत कर दिया। लेकिन अब वह शक्ति सिर्फ एक राक्षस की नहीं थी, यह एक रक्षक की शक्ति थी। काल रूप और उसकी सेना ने गांव पर हमला कर दिया। यह लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन इस बार सुमन, विकराल और गांव वाले पूरी तैयारी के साथ थे। विकराल ने काल रूप का सामना किया। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। सुमन ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से युद्ध को प्रभावित किया। उसने गांव वालों को संगठित किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे डर के बजाय अपने आत्मबल से लड़ें। आखिरकार विकराल ने काल रूप को परास्त कर दिया। काल रूप ने अपनी हार स्वीकार की और जंगल छोड़ दिया। युद्ध के बाद गांव में स्थायी शांति स्थापित हो गई। जंगल के अन्य राक्षसों ने भी अब विकराल और गांव वालों के साथ शांति से रहने का वादा किया। सुमन और विकराल ने मिलकर अपने संगठन को और बड़ा बनाया। उन्होंने आसपास के गांवों और शहरों को भी जोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अद्भुत काम किया। उनकी कहानी अब किंवदंती बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उनकी प्रेरणा लेने आते थे। गांव में जीवन अब पहले से अधिक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हो गया था। सुमन और विकराल ने गांव वालों को शिक्षित करने के लिए नई योजनाएं बनाई। वे समझ चुके थे कि गांव की पिछली समस्याओं का मुख्य कारण अज्ञानता और डर था। सुमन और विकराल ने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चों और बड़ों को पढ़ने लिखने के साथ साथ प्रकृति का सम्मान करना भी सिखाया गया। स्कूल का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं था, बल्कि यह सिखाना भी था कि डर और पूर्वाग्रह को कैसे दूर किया जाए। विकराल ने जंगल के अन्य राक्षसों को भी समझाने की कोशिश की। उसने उनसे कहा, हमारी ताकत केवल डराने में नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने में है। इंसानों को हमारा दुश्मन नहीं समझना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करें तो जंगल और इंसानों दोनों का भला होगा। धीरे धीरे राक्षसों और इंसानों के बीच एक संवाद स्थापित हुआ। जंगल में एक समझौता हुआ कि इंसान जंगल की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे और राक्षस गांव पर हमला नहीं करेंगे। सुमन और विकराल के बीच का प्रेम अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। दोनों ने अपने कार्यों से साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि एक दूसरे की भलाई के लिए काम करने का भी नाम है।
सुमन और विकराल ने यह फैसला किया कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा बनाएंगे जो न केवल शिक्षित हो बल्कि प्रकृति और इंसानों के बीच संतुलन को समझ सके। उनके बच्चे भी इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किए गए। लेकिन शांति के इस दौर में भी जंगल के कुछ पुराने दुश्मन पूरी तरह से हार मानने को तैयार नहीं थे। जंगल के एक शक्तिशाली राक्षस ने, जिसे काली दानव के नाम से जाना जाता था, गांव पर अंतिम बार हमला करने की योजना बनाई। काली दानव ने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया और गांव पर हमला कर दिया। विकराल ने सुमन के साथ मिलकर गांव वालों का नेतृत्व किया। इस बार लड़ाई केवल बल की नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और साहस की थी। सुमन ने गांव वालों को सिखाया कि एकता में शक्ति है। विकराल ने अपनी पुरानी राक्षसी शक्तियों का उपयोग कर काली दानव को हराया। काली दानव ने अपनी हार स्वीकार की और हमेशा के लिए जंगल छोड़ने का वादा किया। गांव और जंगल में स्थायी शांति स्थापित हो गई थी। सुमन और विकराल ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम से यह साबित कर दिया था कि अज्ञानता और पूर्वाग्रह को दूर किया जा सकता है। उनकी कहानी केवल उनके जीवन की नहीं बल्कि इंसानों और प्रकृति के बीच के सामंजस्य की भी थी। गांव के लोग अब शिक्षित हो गए थे। सुमन और विकराल के प्रयासों से गांव में एक लाइब्रेरी और शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई। हर उम्र के लोग यह ज्ञान अर्जित करने आते थे। विकराल ने जंगल के अन्य राक्षसों को भी शिक्षा का महत्व समझाया। सुमन और विकराल का प्रेम केवल एक दूसरे के लिए नहीं था, यह पूरे गांव और जंगल के लिए था। उनके द्वारा दिखाई गई करुणा ने इंसानों और राक्षसों के बीच की दूरियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। गांव वालों ने जंगल की रक्षा के लिए कई नियम बनाए। अब न कोई पेड़ों को अनावश्यक रूप से काटता, न ही जंगल के जानवरों को हानि पहुंचाई जाती। बदले में जंगल के राक्षस गांव की रक्षा में सहयोग करते थे। जंगल और गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा था। अब न कोई राक्षस था जो डराता, न कोई इंसान जो अज्ञानता के कारण नफरत करता। सुमन और विकराल की मेहनत ने दोनों दुनियाओं को जोड़ दिया था। सुमन और विकराल ने गांव में रहने का निर्णय लिया, लेकिन वे अक्सर जंगल में भी जाते ताकि वहां की शांति और संतुलन बनाए रख सके। विकराल, जो अब इंसान बन चुका था, ने गांव और जंगल के बीच की कड़ी बनकर हर जगह सौहार्द और भाईचारे का संदेश फैलाया। गांव में शिक्षा और जागरूकता का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हर कोई अब जंगल को सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। गांव के लोग नियमित रूप से जंगल की सफाई करते और पेड़ लगाने के कार्यक्रम आयोजित करते। सुमन ने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं शुरू की, जहां न केवल शिक्षा दी जाती थी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। विकराल ने अपनी पुरानी शक्तियों का उपयोग बंद कर दिया था, लेकिन उसका ज्ञान और अनुभव अब गांव के काम आता। उसने जंगल की जड़ी बूटियों और औषधियों की जानकारी गांव वालों को दी, जिससे गांव के लोग स्वस्थ और खुशहाल रहने लगे। सुमन और विकराल का रिश्ता अब सिर्फ उनके बीच का नहीं था, यह पूरे गांव और जंगल के लिए प्रेरणा बन चुका था। उनकी प्रेम कहानी यह संदेश देती थी कि किसी की बाहरी बनावट से नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे गुणों से इंसान को परखा जाना चाहिए। गांव के लोग हर साल एक उत्सव मनाने लगे, जिसमें सुमन और विकराल की कहानी सुनाई जाती। इस कहानी का उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत या उसकी कठिनाइयों से परिभाषित नहीं होता, बल्कि अपने कर्म और प्रेम से नई शुरुआत कर सकता है। सुमन और विकराल के जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि आने वाली पीढ़ियां ज्ञान, प्रेम और प्रकृति के महत्व को समझें। उन्होंने बच्चों के लिए विशेष केंद्र खोले, जहां उन्हें जंगल, पर्यावरण और जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाया जाता था। सुमन और विकराल के जीवन ने अब एक नई दिशा पकड़ ली थी। जंगल और गांव के बीच जो पुल उन्होंने बनाया था, वह मजबूत और स्थायी हो चुका था। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को सेवा, शिक्षा और प्रेम के माध्यम से सार्थक बनाने की ठान ली। गांव और जंगल के लोगों के बीच का विभाजन अब पूरी तरह मिट चुका था। गांव के लोग जंगल की देखभाल में सक्रिय हो गए और जंगल ने भी उन्हें अपनी छाया, औषधियां और संतुलित पर्यावरण देकर उनकी मदद की। सुमन ने गांव की महिलाओं को जंगल से जड़ी बूटियां एकत्र करने और उनसे औषधियां बनाने का प्रशिक्षण दिया। विकराल ने अपनी पुरानी शक्तियों और ज्ञान का उपयोग कर नई औषधियों और उपचारों की खोज की। सुमन और विकराल ने महसूस किया
कि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रकृति और मानवता के बीच सामंजस्य बनाए रखने की। उन्होंने बच्चों के लिए एक विशेष विद्यालय खोला जहां प्रकृति के संरक्षण और प्रेम के महत्व पर जोर दिया जाता था। विकराल ने अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को सिखाया कि बदलाव संभव है, बशर्ते इंसान अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने का प्रयास करे। गांव में अब न केवल शिक्षा और जागरूकता का विकास हुआ, बल्कि लोगों ने मिलकर गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। गांव और जंगल की सफाई और संरक्षण के लिए अभियान चलाए गए। हर साल गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता, जिसमें सुमन और विकराल की कहानी को नाटक और गानों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता। सुमन और विकराल का रिश्ता अब गांव और जंगल के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उनकी प्रेम कहानी यह सिखाती थी कि किसी को उसकी बाहरी बनावट से नहीं, बल्कि उसके हृदय और कर्मों से परखा जाना चाहिए। सुमन और विकराल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर मुश्किल को प्रेम और समझदारी से जीता जा सकता है। सुमन और विकराल के प्रयासों ने न केवल गांव और जंगल को जोड़ दिया था, बल्कि दोनों समुदायों को एक ऐसी दिशा दी जिसमें समृद्धि और संतुलन का राज छिपा हुआ था। उनकी कहानी के बाद जीवन में जो बदलाव आए वह किसी चमत्कार से कम नहीं थे। सुमन और विकराल ने मिलकर वन महोत्सव की परंपरा शुरू की। हर साल जंगल के बीच एक बड़ा आयोजन किया जाता, जिसमें गांव और जंगल के लोग मिलकर भाग लेते। औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाई जाती, जिसमें जंगल के लोग अपने ज्ञान को साझा करते। बच्चों के लिए खेल और प्रतियोगिताएं रखी जाती, जिनमें प्रकृति से जुड़े सवालों के उत्तर देने पर पुरस्कार मिलते। गांव और जंगल के बीच के संपर्क ने गांव में सकारात्मक बदलाव लाए। विकराल के औषधीय ज्ञान ने गांव में स्वास्थ्य समस्याओं को काफी हद तक कम कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में सुमन ने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें प्रकृति और जीव जंतुओं पर किताबें थी। सुमन और विकराल ने अपने जीवन को सरल लेकिन सार्थक रखा। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां लोग शांति और ध्यान के लिए आते। दोनों ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सुमन और विकराल की कहानी ने इंसान और प्रकृति के रिश्ते को समझने का एक नया नजरिया दिया। गांव और जंगल के लोगों ने अपनी परंपराओं को एक दूसरे से साझा किया। प्रकृति का सम्मान करो, वह तुम्हें वह सब देगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। सुमन और विकराल की कहानी ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति और मानवता के बीच का रिश्ता केवल उपभोग और आवश्यकता तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा संबंध है जो सामंजस्य, आदर और आपसी सहयोग पर आधारित हो सकता है। पर्यावरण से हमें सब कुछ मिलता है, वायु, जल, भोजन और औषधियां। यदि हम इसे संतुलित और संरक्षित रखेंगे तो यह पीढ़ियों तक हमारी सेवा करेगी। किसी भी समस्या का समाधान तब संभव है जब हम मिलकर काम करें। सुमन और विकराल ने यह दिखाया कि संवाद और सहयोग से असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। विकराल के जंगल का पारंपरिक ज्ञान और सुमन की आधुनिक शिक्षा ने दिखाया कि यदि दोनों को मिलाया जाए तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। इंसान और प्रकृति का सह अस्तित्व ही सच्चे विकास का आधार है। जब दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं तो जीवन में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। जीवन में प्रगति वही कर सकता है जो अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर दे। प्रकृति और मानवता का मेल ही सच्चे सुख और समृद्धि का स्रोत है। सुमन और विकराल की कहानी यह प्रेरणा देती है कि अगर हम अपने स्वार्थों को त्याग कर एकता और परोपकार की भावना अपनाएं, तो हम न केवल अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पृथ्वी को भी एक सुंदर स्थान बना सकते हैं। प्रकृति हमारी माँ है, इसे सहेजे, इसे संजोए और इसे अपनी अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित रखें। ठाकुर साहब गांव के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, जिनके 3 बेटे थे। तीनों बेटों को देखकर ठाकुर साहब का गर्व आसमान छू जाता था। इनमें सबसे बड़ा बेटा जोरावर सिंह था, उसके बाद नवाब सिंह और सबसे छोटा फौलाद सिंह। फौलाद सिंह को बचपन में ही पोलियो हो गया था और गांव के माहौल में जितना इलाज मुमकिन था वो सब हुआ, लेकिन उसके पैरों में जान न लौट सकी, इसलिए वह कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। शुरुआत में तो ठाकुर साहब ने अपने छोटे बेटे की चिंता की, कई वैद्यों से दवा भी लेकर आए,
लेकिन जब फौलाद सिंह की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो ठाकुर साहब ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। यही दुनिया की रीत है। ठाकुर साहब का सारा प्यार और ध्यान उनके दोनों बड़े बेटों पर केंद्रित रहा। फौलाद सिंह जो घिसट घिसट कर जैसे तैसे चलता, उसने खुद को इस स्थिति के अनुसार ढाल लिया था। भले ही वह चल नहीं पाता था, लेकिन उसने कभी किसी का सहारा लेना पसंद नहीं किया। फौलाद समझ गया था कि लोग सहायता के बदले कुछ न कुछ जरूर चाहते हैं, और उसे लगता था कि वह किसी को कुछ दे पाने की स्थिति में नहीं है। ठाकुर साहब के पास भले ही हजारों हेक्टेयर जमीन थी, लेकिन फौलाद जानता था कि वह हमेशा अपने भाइयों पर निर्भर रहेगा। कभी कभी नकारात्मक सोच भी इंसान को सही दिशा दिखा देती है। फौलाद ने अपने नित्य कर्मों के लिए किसी पर निर्भर न रहने का प्रण किया। वह स्कूल भी नहीं गया, फिर भी उसका ज्ञान अपने भाइयों से अधिक था। वह बांसुरी बजाने में बहुत निपुण था और बांसुरी की धुन से वह अपनी अंदर की पीड़ा को भुला देता था। जोरावर सिंह और नवाब सिंह दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों की पत्नियां बड़ी ठाकुरों की बेटियां थी। जोरावर की पत्नी एक विधायक की बेटी थी, जिससे ठाकुर साहब को राजनीतिक लाभ भी मिला था। नवाब सिंह की पत्नी हालांकि केवल नाम की थी, वह फूहड़ता की प्रतिमूर्ति थी। वह भी एक अमीर बाप की बेटी थी, जो घर के बाहर के काम करने वालों को नौकर समझती थी। घर की सफाई तक का काम वह किसी औरत से करवा लेती थी। बस खाना बनाने का काम बचता था, और उसमें भी उसकी जान निकल जाती थी। अक्सर दोनों औरतों की लड़ाई की आवाजें ठाकुर भान सिंह के कानों तक पहुंच जाती थी, जो अपने बड़े बेटों के साथ खेतों में काम में व्यस्त रहते थे। आज गेहूं की कटाई हो रही थी, और भले ही मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन देख रेख की जरूरत तो थी ही। सुबह सुबह तीनों उठकर खेतों की ओर चले गए। ठाकुर साहब ने कहा, दाता दीन, जरा हवेली तक जाकर खाना ले आना। दाता दीन, जो ठाकुर साहब का पुराना नौकर था, घर के हालातों को अच्छी तरह से जानता था। उसे इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि हवेली में आज खाना बना होगा, क्योंकि आदमियों के बाहर जाते ही दोनों औरतों का युद्ध शुरू हो जाता था। आज भी हवेली के बाहर रखी बेंच पर दाता दीन को आराम करने का मौका मिल गया, लेकिन आज जो स्थिति उसने देखी वह पहले कभी नहीं देखी थी। एक औरत अपने खिलाफ सहन कर सकती है, लेकिन अपने मायके वालों के खिलाफ नहीं, और जब मायका ससुराल से बड़ा हो तो दबने का सवाल ही नहीं। बड़ी बहू ने गुस्से में कहा, सुरुचि, खबरदार, अगर मेरे माँ बाप के बारे में कुछ कहा तो तेरी जबान काट लूंगी। मेरे माँ बाप कोई साधारण लोग नहीं है, बड़े घराने के लोग हैं, और उनके संस्कार भी बड़े होते हैं। सच तो यह है कि लड़की के संस्कार उसके मायके की प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। मैंने तो अपने मायके में कभी रसोई का काम नहीं किया, पर ससुराल में आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि घर पर 10-20 लोग न आए हो, पर कोई भी भूखा नहीं गया। बड़ी बहू की बातें सच थी, लेकिन यह उस समय की बात थी जब घर में देवरानी नहीं आई थी। देवरानी के आ जाने से प्रतिस्पर्धा ऐसी बढ़ी कि अब तो घर वालों को भी भूखा रहना पड़ता था। दाता दीन समझ गया कि आज उसे खाली हाथ लौटना होगा। काम करने वाले मजदूरों को भी पता चल जाएगा, और भले ही सामने कोई कुछ न कहे, पीठ पीछे जरूर बातें होंगी। दाता दीन कभी कभी काम में ढिलाई कर लेता था, लेकिन मालिक के प्रति वफादार था। दाता दीन हवेली की ओर चल पड़ा। कहते हैं, इत्र की महक को चाहे जितना छुपा लो, वो फैल ही जाती है। इसी तरह घर की बातें भी छिपाई नहीं जा सकती। दाता दीन ने ठाकुर साहब की इज्जत बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मजदूरों के बीच कुछ भी छिपा नहीं रहता। वैसे भी ठेले से खरीदी गई पॉलीथीन की पैकिंग को कौन नहीं पहचान सकता। ठाकुर साहब के घर में बहुओं के बीच एका नहीं था, दोनों में बहुत झगड़े होते थे। जब दाता दीन खाना लेने हवेली पहुंचा तो देखा कि वहां अखाड़ा बना हुआ था। दोनों बहुएं एक दूसरे को गिरा गिरा कर पीट रही थी। दाता दीन यह सब देख भी नहीं पाया और सर झुकाकर चुपचाप निकल गया। ऐसी कितनी ही बातें लोगों के बीच घूम रही थी। ठाकुर भान सिंह संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन बेकार की बातों में उलझने का कोई अर्थ नहीं था। फिर भी मन को संतुष्टि मिल रही थी। उन्हें लगा कि दोनों बेटों की पत्नियों को समझाना चाहिए। दोनों अपने अपने तरीकों से पत्नियों को मनाने लगे। घर में खाना नहीं बना था, आदमी भूखे थे, पर औरतें एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी थी। जोरावर ने दामिनी से कहा, देखो उसके मुंह क्यों लगती हो?
उसकी तेरे सामने क्या हैसियत है? बड़े घर के लोग छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। जोरावर ने युक्ति से काम लिया और उसकी युक्ति काम कर गई। सुबह से रूठी हुई दामिनी अब गुस्सा छोड़ने को तैयार हो गई। दूसरी तरफ नवाब सिंह ने भी सुरुचि से कहा, बड़े लोगों के मुंह लगने से क्या फायदा? छोटे हमेशा हारते हैं। सुरुचि को यह तर्क हजम नहीं हुआ, लेकिन नवाब सिंह ने समझाया कि बड़े लोग छोटे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दोनों औरतें दिन के विवाद को भूलकर शाम का भोजन बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन ठाकुर भान सिंह अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, औरतों का दिमाग तभी खराब होता है जब आदमी ज्यादा डील देते हैं। संसार में किसी ने अपनी पत्नी को प्रेम नहीं किया है। बस हमारे ये 2 बेटे ही ऐसे निकले जो अपनी पत्नियों को इतना सिर चढ़ा रहे हैं कि पूरे गांव में मजाक बन गया है। कोई बात नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे देखो क्या क्या होता है। ठाकुर भान सिंह आंगन में खड़े होकर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे थे, फिर बाहर बैठक में चले गए। अब उन्हें थोड़ी शांति महसूस हो रही थी और चैन की नींद आई। नींद में उन्हें यह पता ही नहीं चला कि उनकी क्रोध भरी वाणी ने दोनों बेटों के मन में वीरता का भाव भर दिया था। सचमुच बाबूजी सही कह रहे थे कि औरतों को तब तक कुछ समझ नहीं आता जब तक उनकी पूजा न की जाए। सुबह का वक्त था जब ठाकुर भान सिंह ने हवेली के हालात देखे तो उनके होश उड़ गए। घर की बेकदरी देखकर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। रात को दोनों पतियों ने अपनी पत्नियों पर मर्दानगी दिखाने की कोशिश की थी, पर परिणाम उलटा निकला। काकी, जो इस नजारे की गवाह थी, सब कुछ देखकर ठाकुर भान सिंह के दिल में घबराहट भर गई। उनके बस में न तो दोनों बहुओं से निपटना था, न ही इन हालातों से। बड़े बड़े घरों की बेटियों को बहू बनाना उनके लिए अब भारी पड़ रहा था। ठाकुर भान सिंह के दिल में कहीं न कहीं यह ख्याल था कि उन्होंने बड़े घर की बहुएं चुनकर सही किया है, लेकिन अब वही उनके लिए सिरदर्द बन गई थी। उन्हें एहसास हो गया कि बेटियों का मायका चाहे कितना भी बड़ा हो, ससुराल में वो अपनी चाल चलती है। मगर कोई भी बाप यह कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बेटी को ससुराल में परेशानी झेलनी पड़े। ऐसे मामलों में तो अक्सर ससुराल वालों को जेल की हवा खानी पड़ती है, पर दामिनी और सुरुचि का मकसद उन्हें जेल भेजना नहीं था। अपमान का बदला अपमान से ही लेना था। गांव में तो ये बातें हवा में उड़ रही थी, कोई ठोस सबूत नहीं था। ठाकुर भान सिंह का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन ये वक्त इस शर्मिंदगी में डूबने का नहीं था, बल्कि इस मुसीबत से बाहर निकलने का था। आखिरकार ठाकुर भान सिंह ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए पूरे मामले को गांव की सीमाओं के भीतर ही रोक लिया। अगर बात बाहर जाती तो सब बर्बाद हो जाता। उन्होंने किसी तरह से खुद को और अपने बेटों को बचा लिया। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और उसी हवेली के आंगन में जहां कभी ठाकुर भान सिंह की आवाज गूंजती थी, अब वहां महिलाओं की लड़ाई का अखाड़ा बन गया था। हवेली, जो कभी पुरुषों की शान का प्रतीक थी, अब महिलाओं की रेसलिंग का मैदान बन गई थी। दोनों ठाकुर रानियां, दामिनी और सुरुचि एक दूसरे से कम नहीं पड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। कभी लगता कि दामिनी ने सुरुचि को मात दे दी तो अगले ही पल सुरुचि अपनी चाल से वापसी करती। अगर यह असल रेसलिंग का मैच होता तो दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते। घर के मर्दों के पास इस लड़ाई को देखकर भी अनदेखा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब तो ठाकुर साहब और उनके बेटे को भी ठेले वाले से पूरियां मनाने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। दीवार के विवाद में सबसे ज्यादा फायदा ठेले वाले का ही हुआ था। हर रोज कुछ न कुछ नया हुआ करता, जिससे उसकी दुकानदारी चलती रहती। ठाकुर साहब अब उसके नियमित ग्राहक बन चुके थे। गांव में हर कोई इस घटना को लेकर चर्चाएं करता। कुछ लोग जासूस बनकर छटपटी खबरें फैलाते, जिनमें से ज्यादातर झूठी होती। पूरे गांव में एक ही व्यक्ति था जो वास्तव में ठाकुर साहब के दुख से दुखी था, जो उनकी परेशानी दूर करना चाहता था। उस व्यक्ति की छोटी सी बुद्धि में एक उपाय था जिससे सब कुछ बदल सकता था। ठाकुर साहब के नौकर दाता दीन के दिल में कई बार बड़े बड़े ख्याल आते, लेकिन वो उन्हें कह नहीं पाता। बहुत जरूरत पड़ने पर ही वो बोलता। एक दिन ठाकुर भान सिंह ने पूछा, दाता दीन आजकल क्या सोच रहा है? दाता दीन ने उत्तर दिया, कुछ नहीं मालिक। इस तरह ठाकुर भान सिंह और उनके परिवार के हालात बिखरते चले गए।
और हवेली की दीवारें धीरे धीरे खामोश हो गईं, जैसे उन पर जमी रंजिश की परतें गहरी होती जा रही हो। मालिक की सोच इस बात पर अटकी हुई थी कि यह दुनिया किस तरह नैतिकता की राह से भटकती जा रही है। धर्म और अधर्म के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। मेरे चचेरे भाई की उम्र 40 के पार हो गई, लेकिन शादी अब तक नहीं हुई। ऐसे में वो एक जवान लड़की खरीद लाया। राम राम, ये कैसी घोर कलयुग की स्थिति है। ठाकुर साहब बोले, तुम कुछ भी बकते हो। लड़की कोई बकरी थोड़ी है जिसे खरीदा जा सके। दाता दीन समझ गया कि मालिक के मन में कौतूहल जाग रहा है। वह भी जैसे एक चतुर व्यापारी की तरह बातें छेड़ रहा था। उसने कहा, मालिक, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या। बहुत से लोग इसी तरह के पाप करके अपना गुजारा चलाते हैं। कुछ धोखे में प्रेमियों से फंसती है, तो कुछ अपने ही रिश्तेदारों की चाल में फंसती है। ये लड़कियां वही है जिन्हें मजबूरन बेचा जाता है। ये धंधा कई राज्यों में खूब फल फूल रहा है। सुना है पुलिस भी इसमें हाथ बटाती है। कुछ देर की खामोशी के बाद दाता दीन ठाकुर साहब के मन के भावों को ताड़ गया था। उसने कहा, मालिक, मैं सोचता हूं कि धर्म और अधर्म की व्याख्या बेहद जटिल है। भगवान राम ने भी बाली को धोखे से मारा था, और महाभारत के युद्ध में कर्ण का वध क्या धर्म था। वैसे भी इन लड़कियों को उनके माता पिता भी अपनाने को तैयार नहीं होते। इस तरह उनका जीवन बच जाता है। इनमें मायके की कोई शेखी नहीं होती, और ये घर भी अच्छे से संभाल लेती है। मेरी चाची भी बेहद खुश है। वो पूरे घर का काम करती है और चाची को कोई काम नहीं करने देती। ठाकुर भान सिंह कुछ देर विचार करते रहे, फिर धीरे धीरे अपने मन की बात व्यक्त करने लगे। कुछ भी हो, इन लड़कियों की पवित्रता तो संदिग्ध होती है। दाता दीन ने जवाब दिया, मालिक, जैसी कीमत वैसा मान। इस धंधे में पवित्रता की कीमत सबसे ज्यादा होती है। लड़कियों की पवित्रता को संभाल कर रखा जाता है, और जिसकी पवित्रता खंडित हो जाती है वो बाजार में नहीं बिकती। अब आपसे क्या छुपाना मालिक, आप तो खुद समझदार हैं। फिर से शांति छा गई। ठाकुर भान सिंह को एक हल दिखने लगा। हालांकि ठाकुर साहब धार्मिक और नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते थे, फिर भी वे इसे सोच समझकर धर्म का रूप देने का मन बना रहे थे, जिसे उनकी आत्मा अभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अगर सच में इस तरह किसी लड़की को खरीदकर भोला सिंह से शादी करा दी जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उस लड़की का मायका तो उसे अपनाने से रहा, तो वो किसके बल पर कुछ करेगी। मन में कई तरह के विचार आते जाते रहे। अंत में स्वार्थ ने धर्म पर विजय पाई। अधर्म ने धर्म का चेहरा पहनकर कहा, इसमें अधर्म कहाँ है। जिससे लड़की का जीवन पहले ही बिगड़ चुका है उसे हम सुधारेंगे। ठाकुर भान सिंह और दाता दीन के बीच आंखों ही आंखों में बात हो गई, और दाता दीन मालिक का काम करने निकल पड़ा। ये काम इतना आसान भी नहीं था। आखिर उसे ऐसी लड़की खरीद कर लानी थी जो मालिक की उम्मीदों पर खरी उतरे। कहीं पहले से दूषित लड़की मालिक के परिवार के लिए सही नहीं होगी। दाता दीन की वफादारी काबिल ए तारीफ थी। मालिक के काम के लिए उसने कहां कहां नहीं भटका, और आखिरकार उसकी तलाश एक लड़की पर आकर रुकी। इस लड़की की पवित्रता पर शंका करने का कोई भी कारण नहीं था। उसके एक करीबी रिश्तेदार ने उसे छल से एक गैंग के हवाले कर दिया था। इसके बाद वह कितने ही संघर्षों से गुजरती हुई यहां तक आ पहुंची थी। मुझे भी यह भली भांति ज्ञात था कि भारतीय समाज देवियों की पूजा तो करता है, पर देवी स्वरूप स्त्रियों पर यकीन नहीं करता। उसे लगातार यही समझाया गया था कि अब उसके माता पिता भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर जीवन तो जीना ही है। किसी वैश्या के जीवन से बेहतर है कि वह यहाँ रहे। लड़के का नाम सत्यवती बताया गया था, पर उसे सभी कुछ और ही पुकारते थे। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी, और गोरा रंग उसके चेहरे की सुंदरता को और भी निखार रहा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था विधाता ने उसकी रचना करते समय उसकी सुंदरता पर बहुत ध्यान दिया, पर उसके भाग्य पर ध्यान देना भूल गए। कुछ महीनों पहले ही अपने माता पिता की लाडली बेटी किसी और के पाप का दंड भुगत रही थी। कोलाद सिंह की स्थिति उस बिल्ली के समान थी जो दूर से मांस के टुकड़े को ताक रही थी। अचानक मांस का टुकड़ा गिर गया। उसकी शादी की तो कोई संभावना नहीं थी, पर उसे इतनी सुंदर दुल्हन मिल गई। सुरुचि ने सत्तो को घर की काम करने वाली नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझा था। अब दोनों बड़ी बहुओं के बीच दोस्ती थी। जो झगड़े की वजह थी वह समाप्त हो गई थी।
अब एकजुट होकर चलने से लाभ था। छोटी पर दबदबा बना रहेगा। छोटे लोगों को हमेशा दबाकर रखना चाहिए। देवरानी जेठानी आपस में सलाह करती थी, पर ना तो दामिनी और न ही सुरुचि को सत्तो के अतीत के बारे में कुछ पता था। कभी उसके पिता उसे ढूंढते हुए आ सकते हैं, इस संभावना का कोई आधार नहीं था। आपस में लड़ते लड़ते यह उनकी आदत बन गई थी कि जब तक किसी पर गुस्सा न निकले उनका खाना हजम नहीं होता था। अब इस गुस्से का पात्र सत्तो बन गई थी और इसमें घर के किसी को भी आपत्ति नहीं थी, सिवाय फौलाद सिंह के। फौलाद सिंह के दिल में सत्तो के लिए कोई प्रेम नहीं था। सच कहा जाए तो उसके प्रति अच्छे विचार भी नहीं थे। वह तो इस तरह की शादी के पक्ष में भी नहीं था। उसकी नजर में तीनों ने घर के हालात देखकर बाबूजी को बेवकूफ बनाया और अपना मतलब हल किया। इस विषय में फौलाद सिंह की राय कुछ हद तक सही थी। इस व्यापार में दिनों ने भी आर्थिक लाभ कमाया, पर उसने मालिक को धोखा नहीं दिया। परंतु फौलाद सिंह भी एक पुरुष ही था, पुरुष जो कि एक स्त्री की पवित्रता को कभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। फिर सत्तो कितने संघर्षों के बाद उसके पास आई थी, उसके शुद्ध होने पर वह शंका नहीं करता था। सत्तो की पवित्रता के विषय में उसकी राय एकदम दृढ़ थी। उसने अब तक सत्तो को पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया था, पर घर की नौकरानी पर बेवजह हाथ उठाना, उसे मारना पीटना कहां तक सही है। अब उसकी जिंदगी भी हवेली में ही कटनी है तो उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार करना चाहिए। सत्तो फौलाद सिंह के समर्थन को उसका प्रेम समझती थी। वैसे भी उसके दिल में फौलाद सिंह के प्रति पहली नजर में ही दया आ गई थी। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, यदि मेरा जीवन किसी के काम आ जाए तो यह बहुत बड़ी बात है। सत्तो मन ही मन यही सोचती थी। पुरुष और स्त्री में यही स्वाभाविक अंतर है। स्त्री वहां से सोचना शुरू करती है जहां पुरुष सोचना बंद कर देते हैं, परंतु बहुत बार यह सोचना गलत साबित होता है। सबसे पीड़ादायक पल वह होता है जब एक स्त्री को यह एहसास होता है कि वह जो सोच रही थी वह गलत था। फौलाद सिंह का दोहरा व्यक्तित्व सत्तो के मन में उलझन पैदा कर रहा था। आखिर ये कैसी अजीब हालत है जहां उसके जबरन बने पति उससे बेरुखी से पेश आते हैं। ठाकुर साहब, आप अपने दिल में ये कैसे ख्याल बना सकते हैं कि मैं ऐसी हूं? सत्तो समझ नहीं पा रही थी कि वह अपने पति से कैसे बोले, क्या कहे। फौलाद सिंह ने कहा, यह सिर्फ मेरे नहीं, किसी के भी विचार ऐसे ही होंगे। मैंने तुम्हें सिर्फ मजबूरी में अपनाया है, लेकिन पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। यह सच्चाई है। सत्तो ने पूछा, फिर मेरे पक्ष में आपका अपनी भाभीयों से झगड़ा करना क्या है? इस पर फौलाद सिंह ने जवाब दिया, आखिर मैं भी एक इंसान हूं, कुछ तो इंसानियत है मुझ में। सत्तो समझ गई कि फौलाद सिंह आखिरकार एक पुरुष ही है, मगर उसमें इंसानियत का कुछ अंश बाकी है। उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गई। मैं अपनी पवित्रता का कोई दावा नहीं करूंगी। मैं एक औरत हूं और मर्द कब ऐसी बातों से संतुष्ट हुए हैं। फिर भी हमारे बीच एक इंसानियत का रिश्ता तो बन सकता है। फौलाद सिंह ने सत्तो की बात का असल मर्म नहीं समझा। अचानक उसके मन में एक अनजाना ख्याल उठा जो शायद उसके लिए सही नहीं था। उसने कहा, देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं। क्या तुम अपने माता पिता का नंबर बताओगी? मैं उन्हें यहां बुला दूंगा। सत्तो ने जवाब दिया, अब कौन माता पिता, कौन संबंधी, कौन पुराना जीवन। अब कोई मुझे अपनाएगा नहीं। आखिर सच क्या है? मेरा यही कि मैं एक औरत हूं। मर्द अपनी इंसानियत का दम भरते हैं और मैं औरत होकर इंसानियत का रास्ता दिखाऊंगी। फौलाद सिंह उसकी बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाया। बस इतना समझा कि सत्तो अब अपने पुराने जीवन में लौटना नहीं चाहती। सत्तो अब तक सबके जुल्म सहन करती आई थी, लेकिन अब उसके तेवर बदल गए थे। हालांकि यह गुस्सा खुद के लिए नहीं, बल्कि फौलाद सिंह के लिए था। भले ही दोनों के बीच कोई खास रिश्ता नहीं था, पर इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। सत्तो ने घर के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, खासकर फौलाद सिंह की जरूरतों को लेकर। उसने कहा, क्या यह सही है कि सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, पर मेरे पति की विशेष जरूरतों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा? उन्हें चलने में दिक्कत होती है, फिर भी उनके लिए कोई व्हील चेयर नहीं है। शौचालय की व्यवस्था भी उनके मुताबिक होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? अंततः सत्तो की कोशिशों से फौलाद सिंह की जरूरतें पूरी की गईं। घर में सबको लगने लगा
कि सत्तो अपने पति का बहुत ख्याल रखती है। छोटी बहू के बारे में घर में चर्चा होने लगी कि वह सचमुच बहुत अच्छी है, पूरा घर संभाल रही है और खुद के लिए कुछ नहीं मांगती, बस पति की हर जरूरत का ख्याल रखती है। लेकिन सत्य क्या था? कोई नहीं जानता था कि सत्तो वास्तव में फौलाद सिंह की इंसानियत का बदला चुका रही थी, क्योंकि हर धर्म का अंत इंसानियत से होता है और इंसानियत से ही धर्म की शुरुआत होती है। दिखावा और आडंबर दिल को तुरंत भा जाते हैं, पर असली इंसानियत धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर करती है और स्थायी प्रभाव छोड़ती है। आडंबर कभी कभी फिसल जाते हैं, पर इंसानियत का धर्म हमेशा प्रेम में खिला रहता है। फौलाद सिंह के दिल में सत्तो के लिए अच्छे विचार नहीं थे, लेकिन इंसानियत के नाते वह उसका साथ दे रहा था। सत्तो भी उसी इंसानियत के रास्ते पर चल रही थी जिससे वह अपना धर्म निभा रही थी। दोनों के दिलों में धीरे धीरे प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा था। भले ही दोनों इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन वह प्रेम का पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसे वह कह रहा हो, कब तक मेरी उपेक्षा करोगे? मैं एक दिन विशाल वृक्ष बनूंगा। सच्चाई यह है कि सत्य को झूठ कहने से वह कभी झूठ नहीं बनता। फौलाद सिंह अपनी पुरानी धारणाओं से विद्रोह करने लगा। सोचने लगा, ये लड़की वैसी नहीं लगती जैसे मैंने सोचा था। ये तो साक्षात देवी का रूप है। इस जन्म में मैंने कुछ खास अच्छा नहीं किया, पर लगता है विधाता ने मेरे किसी पिछले पुण्य का फल मुझे देने का मन बनाया है, तभी इस सत्य को मेरे जीवन में भेजा है। लेकिन मन कभी कभी उल्टी दिशा में भी चलता है। फौलाद सिंह के मन में शंका उठी, ये कहना या करना इस लड़की की मजबूरी भी हो सकता है। अब वह अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जा सकती, वहां कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। इंसान को अपना सम्मान सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अगर किसी की बेटी किसी अनाचार की दोषी हो जाए तो उसके माता पिता उसे मरा मान लेते हैं। शायद सत्तो भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है। फौलाद सिंह के मन में तमाम ख्याल उमड़ घुमड़ रहे थे। वो चाहे जितना भी दृढ़ क्यों न हो, कभी कभी उसके विचार उसे बेचैन कर देते थे। उसका मन शांत नहीं रहता। अरे, खुद को इंसान कहने वाले, मानवता का ढिंडोरा पीटने वाले, क्या तुमने कभी उस लड़की के बारे में सोचा है? उसका सच जानने की कोशिश की है? उसके दर्द को समझा है? वह सोचता था वो अब तुम्हारी पत्नी है, लेकिन क्या तुमने उसे कभी पत्नी का मान दिया है? उसकी इच्छाओं को समझने की कोशिश की है? फौलाद सिंह का दिल करता था कि एक बार सत्तो को अपने पास बुलाकर उसके मन की बात पूछे, उससे प्रेम से बात करे, पर हर बार उसका अहंकार उसे रोक देता। सत्तो भी अपने मन की उलझनों में फंसी थी। उसे पता था कि वह इतनी मजबूर नहीं है कि अकेले जिंदगी नहीं बिता सके। उसका हुनर, उसकी काबिलियत आज भी उसके साथ है। उसके मन में ये बात पक्की थी कि उसके पुराने जीवन में अब कोई उसे अपनाएगा नहीं। फिर भी वह इतना क्यों सहन कर रही है? क्यों नहीं इस बड़ी दुनिया में निकल जाती? वह अपने हुनर के दम पर कहीं भी अपना जीवन बिता सकती थी, पर हर बार फौलाद सिंह के प्रति उसकी करुणा उसे रोक देती। वह करुणा जो अब प्रेम का रूप ले चुकी थी, पर सत्तो इसे सिर्फ करुणा ही मानती थी। छोटे ठाकुर की कहानी सत्तो को संघर्षों की कहानी लगती थी। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। सत्तो का मन करता था कि जब उसने यही रहने का फैसला कर लिया है तो एक बार छोटे ठाकुर के पास जाकर उन्हें हिम्मत दे। उनसे कहे, भले ही आपके पास पैर नहीं है, पर ईश्वर ने सभी को कुछ न कुछ खासियत दी है, आपको भी दी होगी। उस छिपी हुई काबिलियत को सामने लाए। क्या आप सच में बेसहारा हैं? लेकिन सत्तो ऐसा नहीं कर पाती। आखिरकार वह भी एक औरत है, अपना अपमान कैसे भूल सकती है? मानवता का कर्ज उतारना एक बात है, पर उससे आगे वो नहीं बढ़ सकती थी। मानवता के रास्ते पर चलते हुए हवेली में कुछ ही महीनों में बदलाव दिखने लगा। पहली बार इस हवेली में फौलाद सिंह का सम्मान बढ़ा। सत्तो भी सुकून में थी। ठाकुर भान सिंह अब छोटे बेटे और बहू का हालचाल पूछने लगे थे। फौलाद सिंह की जेब में अब कुछ पैसे रहने लगे थे। दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन उनकी जरूरतें मानी जाने लगी थी। सबसे बड़ा बदलाव तो उस दिन आया जब ठाकुर भान सिंह ने अपनी सबसे छोटी बहू के लिए कुछ गहने बनवाए। सत्तो को पास बुलाकर कहा, बेटी, कुछ हद तक तुम्हारा दोषी मैं भी हूं, मुझे माफ कर दो। वादा करता हूं कि आगे से इस हवेली में
तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मेरी छोटी बहू भी दूसरी बहुओं की तरह सज धज कर रहे। मुझे ससुर नहीं बल्कि अपना पिता मानकर ये उपहार लो। सत्तो के दिल में ये बात घर कर गई। उसे अपने पिता की याद आ गई। कैसे उसके पिता उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए जी जान लगा देते थे। उसे नहीं पता कि अब वो उसे याद भी करते होंगे या नहीं। उसका दिमाग कहता था कि शायद उन्होंने उसे भुला दिया होगा, लेकिन दिल कहता था कि यह सच नहीं है। हाँ, वो अभी भी उसकी राह देख रहे होंगे। सत्तो की आंखें आंसुओं से भर गईं। जब उसने ठाकुर भान सिंह की तरफ देखा तो उसके सामने जैसे उसके अपने पिता खड़े थे। सत्तो अपने ससुर के चरणों में झुक गई और उसके अंदर का सैलाब आंखों के रास्ते बह निकला। ठाकुर साहब के दोनों पैर धीरे धीरे सत्तो के सिर पर आ गए। सत्तो अपनी पहली जीत की खुशी मना रही थी। घर में वैसे तो दामिनी और सुरुचि दोनों ही सत्तो को छोटा समझती थी और उस पर हुक्म चलाना अपना हक मानती थी। ये उनकी गलती नहीं बल्कि उनके संस्कारों की वजह थी। वे धनी पिता की बेटियां थी और उनमें मानवता का अभाव था। लेकिन जब ठाकुर भान सिंह ने घर में साफ साफ कह दिया कि अब किसी ने छोटी बहू को तंग किया तो घर से निकाल दूंगा, तब दोनों घबरा गईं। उन्होंने समझ लिया कि इस वक्त समझदारी इसी में है कि नरमी से पेश आया जाए। दामिनी की शादी को 5 साल हो गए थे। सुरुचि की शादी को भी 3 साल पूरे होने वाले थे, पर दोनों की गोद अब तक सुनी थी। दामिनी को तो कई डॉक्टरों को दिखाया गया, उपवास और पूजा पाठ भी खूब हुए, पर जब भगवान नाराज होते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। अब तक किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर धीरे धीरे सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि घर में बच्चे की किलकारियां क्यों नहीं गूंजी। व्रत उपवास से भी ईश्वर खुश नहीं हुए, पर जब छोटी बहू को दिखाने के लिए भी सही बराबरी दी गई तो ईश्वर मानो प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में दोनों बड़ी बहुओं के गर्भवती होने की खबर आई। लोग कहने लगे कि यह तो छोटी बहू का असर है। इतने समय से कुछ नहीं हुआ और अब जब छोटी बहू के कदम हवेली में पड़े तो खुशियां भी आईं। हालांकि यह सब महज संयोग था, पर खुशियों के इस पल में एक और चिंता ने घर में जगह बना ली। घर में कोई बड़ी समझदार औरत नहीं थी। अगर ठाकुरानी जानकी देवी जिंदा होती तो बहुओं का साथ देती, लेकिन अब तो बहुएं भी अभी लड़कियां ही हैं। उन्हें इन हालातों की क्या जानकारी। सबसे छोटी सत्तो थी और ठाकुर साहब के लिए यह चिंता का विषय बन गया था। इस स्थिति में उनके समधी और समधीन उनकी मदद कर सकते थे। आखिर यह उनकी अपनी बेटियों का मामला था, इसलिए दोनों समधियों को खुशखबरी के साथ संदेश भेजा गया और उनसे मदद की गुहार की गई। लेकिन हकीकत यह है कि बड़े लोग इन मामलों में अलग तरीके से सोचते हैं। एक सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपनी बेटियों की देखभाल को प्राथमिकता देगा, लेकिन बड़े लोग हर संबंध को पैसे से तोलते हैं। मानवीयता अक्सर उनके लिए गौण हो जाती है। दोनों समधियों की नजरों में ठाकुर भान सिंह की समझ छोटी थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने सोचा, क्या हम अपनी बेटियों की देखभाल खुद करेंगे? ये काम तो किसी नर्स से भी हो सकता है। फिर हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? ऊपर से तो उन्होंने ठाकुर साहब से कुछ नहीं कहा, पर दोनों के पास अनगिनत बहाने थे। दामिनी की मां ने कहा कि वह खुद अपनी देखभाल नहीं कर पा रही है और सुरुचि के घर से भी तरह तरह के बहाने आ गए। ऐसे बहाने जिन्हें मानना हर किसी की मजबूरी थी। गांव में बहुएं अपने ससुर से सीधे बात नहीं करती, उनसे पर्दा करती है। लेकिन जिस दिन ठाकुर साहब ने सत्तो को बेटी का दर्जा दिया, सत्तो ने उन्हें ससुर की जगह पिता मान लिया। हर समय तो नहीं, लेकिन जब भी ठाकुर साहब को चिंता में देखती तो उनसे बात करने लगती। सत्तो ने कहा, पापा जी, आप परेशान लग रहे हैं। ठाकुर साहब बोले, हाँ बेटी, हमारे गांव में कोई नर्स नहीं है और अब तुम्हारी भाभियों को आराम की जरूरत है। ऐसे में उनकी देखभाल कौन करेगा, यही चिंता की बात है। सत्तो ने कहा, पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। घर के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि इस जिम्मेदारी को सत्तो निभा सकती है, पर जब तक कोई नर्स नहीं मिल जाती तब तक काम तो चलाना ही है। सत्तो ने घर को भी संभाल रखा था और फौलाद सिंह की देखभाल भी करती थी। अब सत्तो दोनों जेठानियों की जिम्मेदारी भी संभालने लगी थी। उन्हें क्या खाना देना है, उनकी देखभाल कैसे करनी है, इसका सारा ज्ञान उसे जैसे खुद ब खुद हो गया। ये देखकर सब चकित थे कि सत्तो से एक भी गलती नहीं हुई।
कस्बे की डॉक्टर सविता भी उसके ज्ञान पर हैरान थी। अनुभवी नजरें यह समझ चुकी थी कि सत्तो को मेडिकल फील्ड की अच्छी समझ है, जो यूं ही मुमकिन नहीं हो सकती। आखिर वो दिन भी आ गया जब ठाकुर साहब के घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। दामिनी की डिलीवरी का समय था, पर इस खुशी के वक्त एक मुसीबत भी सिर उठा रही थी। डॉक्टर सविता की मुख्य नर्स उस दिन नहीं आई और दूसरी नर्स को आने में वक्त लग सकता था, लेकिन मुसीबत किसी का इंतजार नहीं करती। मौजूदा स्टाफ के साथ डॉक्टर सविता ने अपना काम शुरू किया। तभी उन्होंने देखा कि सत्तो बिना किसी निर्देश के प्रशिक्षित नर्स की तरह काम कर रही थी। उसने मुंह और सिर को ढक रखा था और हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे। डॉक्टर को जिस वक्त जिस औजार की जरूरत होती, सत्तो बिना बोले ही उसे थमा देती थी। ऑपरेशन थिएटर में बच्चे की किलकारी गूंजी। डॉक्टर सविता सत्तो के काम करने के ढंग को देख रही थी। सत्तो ने किस तरह नवजात के शरीर से खून और गंदगी को साफ किया, उसे कपड़े पहनाए, उसका वजन किया, उसकी जांच की और फिर उसे कपड़े में लपेट दिया। यह सब देखकर डॉक्टर सविता को यकीन हो गया कि सत्तो एक प्रशिक्षित नर्स थी। इतना हुनर तो सभी नर्सों में भी नहीं होता है। उधर ठाकुर भान सिन्हा कमरे में इंतजार कर रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसे समय में सत्तो कहाँ चली गई। अभी उसका यही होना जरूरी था। तभी सत्तो नवजात को लेकर आई और बोली, बधाई हो पापा जी, आप दादा बन गए हैं। अपने पोते को गोद में लीजिए। ठाकुर साहब ने हाथ बढ़ाया, पर सत्तो ने मुस्कुराते हुए हाथ पीछे कर लिया। अरे, हमारा नेक तो आपने दिया नहीं पापा जी। एक पल के लिए सत्तो भूल गई कि वह कोई नर्स नहीं है जिससे नेक लेना है। अगले ही पल उसे एहसास हुआ और वह झेप गई। उसने पोते को ठाकुर साहब की गोद में दे दिया और फिर जल्दी से वापस चली गई, क्योंकि उसे जच्चा की सफाई करनी थी। अपने काम को अधूरा छोड़कर वह नहीं जा सकती थी। दूसरी तरफ लोग दबी आवाज में कहते थे कि इलाके में कई लड़कियां गायब हुई हैं, पर उनमें से केवल सत्यवती की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी। साल भर से ज्यादा हो गया था और सत्यवती का पिता या मां लगातार थाने के चक्कर लगाते रहते थे। वे कई बार दूसरे शहरों में लड़की को ढूंढने भी गए थे। उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढ निकालना। रामदीन, जो बैंक में चपरासी था, और उसकी पत्नी सावित्री, जो एक घरेलू महिला थी, ने अपनी बेटी को बेटे का प्यार भी दिया था। समय के साथ सत्तू की उम्र बढ़ती गई और पति पत्नी का प्यार भी। रामदीन अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था। वह अपनी हैसियत से बढ़कर भी खर्च करता। रामदीन और सावित्री की जिंदगी में सबसे बड़ा गर्व का पल तब आया जब सत्तू को जिलाधिकारी महोदय ने बेस्ट नर्स का पुरस्कार दिया था। वे अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थकते थे। सत्तू वाकई काबिल थी। इतनी कम उम्र में वह सभी डॉक्टरों की चहेती बन चुकी थी। वह बच्चों को हंसाती, बुजुर्ग महिलाओं को हिम्मत देती और बीमारियों का ऐसा इलाज करती कि लोग उसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते थे। आज वह ठाकुर साहब की छोटी बहू बनकर खुशहाल जिंदगी जी रही है और उसका परिवार उसका सम्मान करता है। पर दूसरी ओर रामदीन और सावित्री को इसकी कोई खबर नहीं है। वे आज भी अपनी बेटी के गम में आंसू बहाते हैं। 1 साल से भी ज्यादा हो गया और रामलीला और सावित्री की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक रात सत्तो अस्पताल में ड्यूटी करने गई, लेकिन अगली सुबह घर वापस नहीं आई। उस दिन से लेकर आज तक रामलीला और सावित्री उसकी तलाश में दर दर भटक रहे हैं। रामलीला की नौकरी में इतनी छुट्टियां नहीं मिलती थी, इसलिए उसने नौकरी ही छोड़ दी। जो थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन थी उसे बटाई पर देकर और पुरानी जमा पूंजी से काम चला रहे हैं। लोग उन्हें पागल समझने लगे हैं। कहते हैं कि जिस लड़की ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसी के लिए पागल हो रहे हैं। लेकिन इन बातों का रामलीला और सावित्री पर कोई असर नहीं पड़ता। थाने में थानेदार उन्हें फटकारता है, पर फिर भी वो बार बार वहां पहुंच जाते हैं। अखबारों में अपनी बेटी की फोटो निकलवाते हैं। सूचना देने वाले को भारी इनाम देने की घोषणा करते हैं। अब वो अखबार वालों के नियमित ग्राहक बन गए हैं। अखबार वाले भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी आवभगत करते हैं। लेकिन जैसे ही रामलीला वहां से हटते हैं, अखबार वाले उनकी बेबसी पर हंसते हैं। सोचते हैं कि अब खोज रहा है, पहले ध्यान रखता तो ये नौबत नहीं आती। वे यह भी कहते हैं कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, हो सकता है किसी कोठी की शोभा बना दी गई हो। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली।
पर जब रामलीला और सावित्री उनसे पूछने जाते हैं तो वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपमानित भी करते हैं। अरे भाई, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आपको भी साथ देना होगा, दरोगा कहता है। रामलीला और सावित्री जवाब देते हैं, बाबूजी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस बार भी उसे ढूंढने गए थे। तब दरोगा व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहता है, कहां कहां तलाश की? क्या उन जगहों पर भी गए जहां लड़की मिल सकती है? रामलीला समझते हुए भी अनजान बनता है, लेकिन भीतर ही भीतर जल रहा होता है। उसका मन करता है कि दरोगा को वहीं मार दे, फिर चाहे फांसी हो जाए। उसे लगता है कि उसने अपनी बेटी को मुसीबत से बचाने में नाकामी हासिल की है। लेकिन रामलीला के मन में यह बात कभी नहीं आई कि सत्तू किसी प्रेमी के साथ भाग सकती है। उसे अपनी बेटी पर और उसकी परवरिश पर पूरा भरोसा था। उसकी सत्तू हमेशा उसे अपने दिल की बात बताती थी, तो अगर ऐसा कुछ होता तो वह सबसे पहले उसे बताती। प्रेम और विश्वास के सहारे ही रामलीला का धैर्य बना हुआ था। उधर भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी ईमान बेच दी थी, और जो कभी थाने के सर्वेसर्वा थे, आज वो भी आम अपराधियों की तरह जेल में बंद थे। अब थाने में एक नई टीम थी जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थी। इस नई टीम ने आते ही दिखा दिया कि वे अपने काम को बखूबी निभाने में सक्षम है। नई इंस्पेक्टर राधा और दरोगा मयूरी की जोड़ी पहले भी कई जगहों पर मिसाल कायम कर चुकी थी। खास बात यह थी कि इंस्पेक्टर राधा मयूरी की सास थी, और ये दोनों पुलिस विभाग की बिगड़ी छवि को सुधारने में लगी हुई थी। इंस्पेक्टर राधा मयूरी की सास थी, ये बात ही अपने आप में खास थी। राधा का बेटा नारायण पुलिस में अफसर था, जो बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गया था। राधा के पति हुकुम सिंह भी पुलिस में थे, और उन्होंने भी अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इस परिवार में किसी को भी मौत से खौफ नहीं था, जैसे सब एक ही मिट्टी से बने हो। जहां भी हालात काबू से बाहर हो जाते, उन्हें वहीं भेजा जाता। उनकी जिंदगी का मकसद बस यही था। लेकिन अब तक उनके ध्यान में ये नहीं आया था कि लड़कियों के गायब होने के मामलों पर भी गौर किया जाए। राधा और मयूरी, जो अपनी ड्यूटी को पूजा समझती थी और औरतों की ताकत को अच्छे से जानती थी, अब जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे चुप नहीं बैठने वाली थी। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार थी, क्योंकि यह उनके परिवार की आन बान शान थी, जिसे वे बखूबी निभा रही थी। आज का दिन कुछ अलग था। दोनों ही औरतों का मन काम पर जाने का नहीं था, लेकिन पुलिस की नौकरी में आराम कहाँ। हर साल एक दिन ऐसा जरूर आता था जब राधा अपने बेटे और मयूरी अपने पति को याद करके कुछ देर आंसू बहाती थी। राधा के पति का शहीद होना भी एक पुरानी बात थी, और वक्त के साथ उस दुख पर मरहम लग चुका था। लेकिन बेटे और बहू का दुख वो आज भी ताजा था। राधा ने मयूरी के कंधे पर हाथ रखा तो मयूरी पलटकर राधा से लिपट गई। ये वही मयूरी थी जो ड्यूटी पर फौलाद मानी जाती थी। आज दोनों औरतें अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। राधा बोली, न बेटा, इतना नहीं रोते, जबकि खुद राधा भी रोई जा रही थी। फिर भी वो मयूरी को चुप करा रही थी। मयूरी ने कहा, मम्मा, जरा रोने भी नहीं देती हो? साल में बस एक दिन तो रोने का हक दो। प्रेम के दीपक में आंसू बने घी को बहा लेने दो। राधा ने मयूरी को अपने सीने से चिपका लिया, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को दुख से बचा लेती है। मयूरी थोड़ी देर के लिए अपने दुख भूल गई। फिर दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे और सब सामान्य हो गया। उस हवन से मिली ताकत में आज मयूरी कुछ और ही लग रही थी। आज उसने वो सभी शिकायतें देखी जो पहले अनदेखी की जा रही थी। मयूरी ने मुंशी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। वैसे ये काम खुद उसी के लिए सिरदर्दी का सबब बनने वाला था, क्योंकि मुकदमा दर्ज करने के बाद सारी जांच पड़ताल और एफआईआर का जिम्मा भी उसी पर था। लेकिन थाने का रिकॉर्ड साफ रखने का एक ही तरीका था, और वो ये कि ज्यादातर शिकायतों को पड़ी रहने दिया जाए। अचानक एक शिकायत पढ़ते ही मयूरी तुरंत उठ खड़ी हुई। एक हवलदार को साथ लेकर वो सीधे उस पते पर निकल पड़ी। इंस्पेक्टर राधा समझ गई कि जरूर कोई बड़ी बात है, क्योंकि मयूरी की काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा था। उधर रामदीन और सावित्री कितनी बार थाने गए, लेकिन कभी किसी ने उनसे ढंग से बात नहीं की। आज थाने की दरोगा खुद उनके दरवाजे पर खड़ी थी। रामदीन और सावित्री के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
मयूरी ने पूरी जानकारी जुटाकर रामदीन और सावित्री को दिलासा दिया और वादा किया कि वो खुद सत्तो को तलाश करके लाएगी। रामदीन को ऐसा लगा जैसे आज सचमुच मां दुर्गा उनके घर आई हो। शाम तक मयूरी ने इस मामले की पूरी तहकीकात कर ली थी। सत्तो एक होनहार नर्स थी जो सुबह अस्पताल से घर लौटते वक्त गायब हो गई थी। मुखबिरों से यह भी पता चला कि इस इलाके में और भी लड़कियां गायब हुई हैं। राधा को भी अब चिंता होने लगी कि कहीं मयूरी बिना बताए किसी दबिश पर तो नहीं निकल गई। इस लड़की में बस यही कमी थी, पूरी बात नहीं बताती। तभी मयूरी वापस आकर बोली, मैडम बड़ी गड़बड़ है। राधा का मन हुआ कि उठकर मयूरी को गले लगा ले, लेकिन ड्यूटी पर भावनाओं से दूर रहना जरूरी था। फिर भी मयूरी की बात सुनकर वो चौंक गई और थोड़ी ही देर में सारे मुखबिर थाने में हाजिर थे। राधा ने तीखी नजरें घुमाते हुए कहा, तुम सब मुफ्त में काम नहीं करते हो, हम तुम्हें मनचाहा मेहनताना देते हैं। मुझे बस एक ही चीज चाहिए, गायब हुई सभी लड़कियों की पूरी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। शहर में कुछ भी असामान्य लगे तो मुझे तुरंत खबर मिलनी चाहिए। गुमशुदा लड़कियों का रहस्य जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। राधा फिर मयूरी की ओर मुड़ी और बोली, मयूरी, इस केस की जांच तुम अपने अंदाज में करोगी, लेकिन अगर कुछ बड़ा कदम उठाने का इरादा हो तो मुझे पहले बताना। मयूरी ने सैल्यूट किया और बोली, यस मैडम। उसके बाद वह तुरंत निकल गई। राधा जानती थी कि अब मयूरी घर नहीं लौटेगी। दरअसल यह उनकी दोनों की कमजोरी थी। जब तक अपराधी उनके शिकंजे में न आ जाए तब तक सास बहू चैन से नहीं बैठती थी। कुछ ही समय में सब कुछ बदल गया था। कुछ महीने पहले तक जो सत्ता पर खरी उतरी थी, वो औरत अब सबकी निगाहों में ऊंची उठ चुकी थी। पहले उसे खरीदा हुआ समझा जाता था और कई बार उस पर दामिनी और रुचि ने हाथ भी उठाया था। उसकी पवित्रता पर उसके पति फौलाद सिंह को भी विश्वास नहीं था। लेकिन आज वही औरत सत्या ठाकुर साहब की हवेली की रानी बन गई थी। उसकी दोनों जेठानियां उसे बहुत इज्जत देती थी। अब हवेली में जो कुछ भी होता था वह उसकी मर्जी से होता था। जहां पहले हवेली की बहुओं के झगड़े गांव में चर्चा का विषय होते थे, वही आज वहां 3 बहुएं नहीं बल्कि 3 बहनें रहती थी। सत्तो के बाद रुचि की जान पहचान में भी संतों का प्रमुख हाथ था। आज गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि सत्तो कोई साधारण लड़की नहीं है। वह एक बेहतरीन नर्स थी, लेकिन गांव में उसे डॉक्टर बहू के नाम से जाना जाता था। युवा लड़कियां उससे सलाह लेने के लिए हमेशा उसके पास आती थी। गांव का कोई भी व्यक्ति बीमार होता तो दरवाजे पर आवाज लगाता, अरे डॉक्टर बहू, जरा अपनी चाची को देख लेना। और वह आवाज देती, अभी आई चाचा। देखती हूँ चाची को क्या हुआ। वैसे तो गांव में बहुएं बड़ों से बोलती नहीं थी, पर सत्तू पर यह नियम लागू नहीं होता था। वह गांव की बहू नहीं बल्कि बेटी थी। पुराने रीति रिवाजों के समर्थक भी अब अपनी धारणाओं से हटने लगे थे। सही बात तो यह है कि वक्त के साथ चलना ही समझदारी है। अगर बहू अपने ससुर से बात करती है तो इसमें परेशानी की क्या बात है। परिवार में सभी को एक दूसरे की जरूरत होती है और बातचीत से समस्याओं का हल भी निकल आता है। सत्तों के साहस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वह महिलाओं के स्वावलंबन का पाठ पढ़ाने वाली थी, एक ऐसी लड़की जो कभी नहीं थकती। उधर ठाकुर बान सिंह ने अपने नातियों के जन्म पर भव्य समारोह का आयोजन करने का फैसला किया। परिवार में सहमति बनने के बाद तैयारियां शुरू हो गईं। सभी रिश्तेदारों और आसपास के गांवों को निमंत्रण भेजा गया। ठाकुर साहब के मिलने वालों की लंबी सूची थी। सभी को न्योता दिया गया। फिर भी ठाकुर साहब को लग रहा था कि कुछ छूट रहा है। अंततः उन्होंने सत्तो से कहा, बेटी, तैयारियों में कोई कमी तो नहीं रह गई है। सत्तो ने कहा, नहीं पापा जी, सब ठीक है। ठाकुर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, फिर मुझे क्यों लगता है कि कुछ छूट रहा है। सत्तो हैरान रह गई। ठाकुर साहब कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटी, क्या तुम्हारे माता पिता सचमुच तुम्हें नहीं अपनाएंगे। मुझे तो लगता है कि वे तुम्हें याद कर रहे होंगे। जब मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर सकता हूं तो तुम्हारे पिता तुम पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे माता पिता कौन है, लेकिन वे निश्चित रूप से महान है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जैसी गुणी बेटी को जन्म दिया है। एक बार अपने पिता से बात कर लो और अपनी मां का हालचाल पूछ लो।
उन्हें भी इस आयोजन में बुला लो। सत्तू उनके शब्दों पर विचार करने लगी। उसका मन दुविधा में था। क्या उसके माता पिता सचमुच उसे याद कर रहे होंगे या उसे भूल चुके होंगे? जब बात सम्मान की आती है तो लोग अपना प्रेम तुरंत त्याग देते हैं। ससुर जी की बात सत्य है, लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि अगर उन्हें पता चले कि मैं यहाँ हूं तो वे इस परिवार पर संकट डाल देंगे? कैसे वे स्वीकार करेंगे कि मैं इस घर में हूं? अब यह मेरा घर है और ससुर जी मेरे पिता है, जेठ जी बड़े भाई है और जिठानियां बड़ी बहनें हैं। अपने अतीत के लिए मैं अपने वर्तमान परिवार को संकट में नहीं डाल सकती। एक दिन मयूरी का फोन बजने लगा। उसने उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मैडम, मैं संतरा बोल रहा हूँ। एक जरूरी खबर देनी है। जतीपुरा गांव की लड़की संध्या कल से लापता है। मयूरी की टीम तुरंत हरकत में आ गई और तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करते हुए अपराध की दिशा का सुराग मिला। इंस्पेक्टर राधा ने एक बार फिर मुखबिरों को सतर्क किया। ये लड़की शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए, मानव तस्करी का मामला है। जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लॉकअप में जब उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो कई सफेद पोश भी इस गंदे धंधे में शामिल पाए गए। शिवानी, जो एक जानी मानी समाज सेवी के रूप में मशहूर थी, असल में महिलाओं के एनजीओ की आड़ में तस्करी का काम कर रही थी। लोग उसे देवी मानते थे, पर वह असल में एक राक्षसी निकली। लॉकअप में भी शिवानी के चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। उसने राधा से कहा, तुम क्या समझती हो? मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। थोड़ी देर में बाहर निकल जाऊंगी। मेरी शादी तो मैं पलक झपकते ही तुड़वा सकती हूं। राधा ने उसकी बातों का जवाब एक जोरदार थप्पड़ से दिया, जिससे शिवानी को दिन में तारे नजर आने लगे। राधा ने कहा, यह वर्दी किसी की दया से नहीं मिली है जो इसे उतरवा दे। चाहो तो ऊपर तक जिसे चाहो फोन कर लो। मैं तुम्हें पूरे 2 घंटे का वक्त देती हूं। देख लो क्या तुम्हारी ताकत तुम्हारे काम आती है। अगर नहीं तो चुपचाप हमारे सारे सवालों के सही जवाब दे देना, नहीं तो तुम्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर पिटाई करूंगी, जिससे पूरा शरीर जिंदगी भर दर्द में रहेगा। शिवानी ने 2 घंटे तक नेताओं को फोन घुमाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राधा की ईमानदारी की धाक के सामने सब खामोश रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिवानी के चेहरे पर निराशा बढ़ती गई। आखिरकार शिवानी की हिम्मत टूट गई। उसने राधा से कहा, मैडम प्लीज मुझे मत मारो, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी। लॉकअप में शिवानी की तेज आवाजें गूंज रही थी। कुछ घंटे पहले जो औरत अपनी ताकत पर इतरा रही थी, वही अब राधा से रहम की भीख मांग रही थी। उसकी सूचनाओं से यह पता चला कि यह एक बड़ा गिरोह है जो लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचता था। कुछ लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता था, लेकिन इस बड़े तंत्र को तोड़कर लड़कियों को वापस लाना आसान नहीं था। असंभव शब्द उन लोगों के लिए होता है जो अपने काम से बचते हैं। राधा और मयूरी ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। वे दोनों अपने कर्तव्य के लिए समर्पित थी। उनका सिद्धांत था, या तो कार्य पूरा करो या फिर कर्तव्य की राह में अपना सर्वस्व अर्पित कर दो। धीरे धीरे गायब लड़कियां वापस आने लगी। कई दोषी जेल में थे, लेकिन सत्यवती अभी भी लापता थी, जिसकी तलाश में कई अपराधी जेल में बंद थे। राधा और मयूरी को पूरा यकीन था कि वे एक दिन रामदीन और सावित्री को उनकी बेटी से जरूर मिलवा देंगी। उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास था और वे किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थी। फौलाद सिंह रात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दुनिया के सामने दोनों पति पत्नी रात को एक साथ सोते दिखते थे, लेकिन असलियत में रात होते ही उनके कमरे का माहौल बदल जाता था। सत्तू नीचे जमीन पर बिस्तर लगा लेती थी और जरूरत पड़ने पर फौलाद सिंह का ध्यान रखती, लेकिन उनसे कोई बात नहीं करती। दोनों इतने नजदीक होकर भी बहुत दूर थे। अब तक किसी ने भी पहल नहीं की थी, लेकिन आज फौलाद सिंह वह कदम उठाने को तैयार था। ये दूरियां उन्हीं की वजह से थी। जब सत्तो कमरे में आई तो उसने दरवाजा बंद करके अपना बिस्तर बिछाना शुरू किया। फौलाद उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। शर्म अभी भी उसकी मनहस स्थिति पर हावी थी। सत्तो लेट गई और जल्दी ही नींद में डूब गई, लेकिन फौलाद सिंह की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बहुत देर तक सोचते सोचते उसका दिल भारी हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मजबूत बनते हुए आंसुओं को पोंछा
लेकिन मन की उदासी ने उसे जकड़ लिया। आवाज सुनकर सत्तो जाग गई। उसने गिलास में पानी भरा और फौलाद सिंह की तरफ बढ़ाया। वह उसे इस हालत में देखकर चुप नहीं रह सकी और बोली, पानी पी लीजिए ठाकुर साहब, हिचकी बंद हो जाएगी। सत्तो ने फौलाद की आंसुओं से भरी आंखें देखी थी। एक पल के लिए वह विचलित हो गई। उसका दिल चाहा कि वह अपने पति को संभाले, उसके दुख का कारण पूछे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। दूसरों के दर्द को कम करने वाली औरत अपने पति के दर्द को नजरअंदाज कर रही थी। फौलाद सिंह ने दुखी होकर कहा, तुम्हें मेरी हिचकी दिख रही है, लेकिन ये आंसू नहीं दिख रहे। सत्तो चुपचाप रही, पानी का ग्लास हाथ में पकड़े फौलाद सिंह का इंतजार करती रही। उसका मन उसे अधिकार दे रहा था और प्रेम का पौधा अब इतना बड़ा हो चुका था कि वह अपने पति के दुख को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। फौलाद सिंह ने धीरे से कहा, सत्तो, मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, मुझे माफ कर दो। क्यों न हम पुरानी बातों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करें, अपने प्रेम की कहानी लिखें। सत्तो ने जवाब दिया, ठाकुर साहब, मैं आपकी सब बातें सुनूंगी और अपनी भी कहूंगी, लेकिन पहले आप पानी पी लीजिए और शांत हो जाइए। पानी पीने के बाद फौलाद सिंह सत्तो के बोलने का इंतजार करने लगा। सत्तो बोली, ठाकुर साहब, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे आप पर फिर से विश्वास करने के लिए वक्त चाहिए। आपके विचारों की स्थिरता पर यकीन करने के लिए कुछ समय लगेगा। प्रेम एक बहुत बड़ी चीज है, हमें इस परखने में वक्त तो लगेगा। आखिर सिर्फ इसलिए मुझे समय न दिया जाए कि मैं एक औरत हूं, शायद सही नहीं होगा, है ना? आपने भी तो मुझे पवित्र मानने के लिए समय लिया था। फौलाद सिंह ने सत्तो के तर्कों के सामने हार मान ली और कहा, तुम्हारी बातें सही है, तुम मुझ पर विश्वास करने में समय ले सकती हो, लेकिन क्या हम आज से दोस्ती का रिश्ता बना सकते हैं? सत्तो को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। आज सत्तो ने अपने पति को दोस्त मानकर उसी के बिस्तर पर सोने का निर्णय लिया और उसे इतना तो भरोसा करना होगा कि बिना उसकी अनुमति के फौलाद सिंह उसे छुएगा भी नहीं। अब फौलाद का इम्तिहान था कि वह दोस्ती की परीक्षा में खरा उतरे। सत्तो के साथ प्रेम रथ पर सवारी करने से पहले उसे दोस्ती की शर्तों को पूरा करना था। वैसे एक ही बिस्तर पर सो रहे मर्द और औरत दोनों का मन कभी भी विचलित हो सकता है, लेकिन फौलाद सिंह को सत्तो की मित्रता की कसौटी पर खरा उतरना था ताकि वह अपने प्रेम को हमेशा के लिए पा सके। हवेली में आज बहुत चहल पहल थी। लगभग सारे रिश्तेदार आ चुके थे। अनेकों हलवाई, टेंट वाले, बिजली वाले और फूल वाले काम में लगे थे। किसी के पास फुर्सत नहीं थी। बच्चों के जन्म पर हिजड़े भी नेक मानने आ चुके थे, पर आज फिर से हवेली पर पहुंचे थे। ठाकुर भान सिंह ने उन्हें भी निराश नहीं किया। हवेली में ढोल बजने लगे थे, लेकिन अचानक पुलिस की कई गाड़ियां आ पहुंची। इंस्पेक्टर राधा के पास आईजी साहब का पत्र था, जिसमें लिखा था कि उनके मामले की जांच के लिए स्थानीय पुलिस को उनकी मदद करनी थी। इंस्पेक्टर राधा ने सख्त लहजे में कहा, सब कुछ बंद करो, सबको पकड़ो, कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए, आदमी हो या औरत, पहले सभी को गिरफ्तार करो। अभी किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पुलिस की संख्या सैकड़ों में थी। पुरुष और महिला पुलिसकर्मी सभी को पकड़कर गाड़ियों में बैठाने लगे। पड़ोसी, रिश्तेदार, किसी का भी बहाना काम नहीं आया। आखिरकार ठाकुर भान सिंह ने पूछा, मैडम जी, आखिर मामला क्या है? आप मुझे नहीं पहचानती? विधायक जी, जो दामिनी के पिता भी थे, ने इंस्पेक्टर राधा से कहा। मैडम, हम तो यहाँ के ठाकुर हैं, हमारा अपराध से कोई लेना देना नहीं है। इंस्पेक्टर राधा ने गंभीरता से उत्तर दिया, अगर आपका कोई वास्ता नहीं होता तो हम इतनी दूर से नहीं आते। लड़की खरीदना कोई कानूनन काम नहीं है। ठाकुर साहब अब समझ गए थे कि उनकी गलती को छुपाना संभव नहीं। वे चुपचाप पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गए। अब उन्हें अपना जीवन अंधकारमय लगने लगा था। उन्हें एहसास हो गया था कि अधर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, और इस पाप के जिम्मेदार केवल वही थे, उनके परिवार के अन्य लोग नहीं। हवेली में जो चहल पहल थी वो अब शांति में बदल चुकी थी। पुलिस ने सभी पुरुषों और महिलाओं को गाड़ियों में भरकर थाने पहुंचा दिया। हलवाई और अन्य कामगार अपना काम समेटकर चले गए। इंस्पेक्टर राधा के मन में एक सवाल था कि इनमें अपहृत लड़की कौन सी है? कोई भी लड़की जबरदस्ती के लक्षण नहीं दिखा रही थी। क्या यह अपराध लड़की खरीदने से भी आगे बढ़ गया है?
क्या सत्यवती इनमें है या नहीं? कहीं उन्होंने उसे खत्म तो नहीं कर दिया, या फिर वह डर के मारे साथ बैठी है? थाने में पहुंचते ही रामदीन ने अपनी बेटी को पहचान लिया। रामदीन ने सत्तो की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम जी, यही मेरी बेटी है। और फिर वो बेटी के गले लग गया। सत्तो भी पिता के कंधे से लगकर रोने लगी। रामदीन ने भावुक होकर पूछा, कहाँ चली गई थी तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कैसी है तू? सत्तो ने पिता को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, पापा, मैं ठीक हूं। आप मुझे तलाश रहे थे, मुझे पता था। रामदीन ने रोते हुए कहा, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा? तुझे हाथों से पाला पोसा है और मैं तुझ पर अविश्वास करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुझ पर मेरा भरोसा अटूट है। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और इंस्पेक्टर राधा ने तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब दोनों शांत हो गए तो इंस्पेक्टर राधा सत्तो को सबसे अलग ले गई। लगभग 40 मिनट बाद वे लौटी। ठाकुर साहब के परिवार के हर सदस्य के लिए यह समय भारी बीत रहा था। भले ही सत्तो अब परिवार में अच्छी तरह से समा गई थी, लेकिन वह वास्तव में उसकी मजबूरी थी। आमतौर पर अपहृत लड़की को उसके घर वाले भी स्वीकार नहीं करते और इस तरह का अपराध उन्हें सामाजिक धारा से अलग कर देता है। लेकिन रामदीन जैसे पिता के होने से सत्तो का जीवन बदलने में देर नहीं लगी। दामिनी और सुरुचि ने तो सत्तो को शुरू में मारपीट भी की थी। फौलाद सिंह एक कोने में बैठकर विचारमग्न था। उसने अपनी पिछली गलतियों को भुलाने का प्रयास किया था और दोस्ती के नियमों का पालन कर रहा था। पहले उसने सत्तो को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था, लेकिन सत्तो ने अभी तक उसे पति का दर्जा नहीं दिया। अब किस्मत सत्तो के पक्ष में थी। संभव है उसे हवेली की जीवन शैली पसंद न हो, या उसके मन में पहले से कोई और बसा हो। वह मजबूरी में ये सब निभा रही थी, लेकिन वक्त का चक्र देखो। कल तक जो मजबूर थी, आज वही अपनी तकदीर बना रही है। इंस्पेक्टर राधा भी बड़ी सख्त थी। सत्तो अब अपनी किस्मत को खुद गढ़ेगी और ऐसा करने में वह दूसरों की परवाह नहीं करेगी। इस बीच ठाकुर भान सिंह ने महसूस किया कि सत्तो उनके खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। उन्होंने सत्तो से उसके पिता के बारे में पूछा था, लेकिन उनके मन में थोड़ी चिंता बनी हुई थी। जब सत्तो वापस आई तो उसके साथ इंस्पेक्टर राधा और रामदीन भी थे। दोनों के चेहरों पर संतुष्टि की हल्की सी झलक थी। सत्तो, पापा और इंस्पेक्टर ठाकुर साहब के पास गए। उन्होंने कहा, ठाकुर साहब, हमें माफ कर दीजिए। सत्तो ने हमें सब सच बता दिया है। भले ही आपने उसे खरीदा था, लेकिन आप उसे आजाद कराना चाहते थे। आपने तो उसे उसके घर भेजने की कोशिश की, लेकिन आपके मन में यह डर था कि उसके घर वाले उसे अपनाएंगे नहीं। इंस्पेक्टर राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सत्तो की शादी उसकी मर्जी से हुई है, इसलिए आप पर कोई मुकदमा नहीं बनता। बस आपको अदालत में गवाही देने के लिए 1-2 बार आना होगा। आप सभी जा सकते हैं। इंस्पेक्टर राधा सोच में पड़ गई। दुनिया में बुरे लोगों के बीच भी कितने अच्छे लोग होते हैं। जहां कई लड़कियों के माता पिता ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी, वहीं रामदीन ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दी। इधर ठाकुर साहब ने लड़की को बचाया और उसे अपने परिवार में सम्मान दिया। अब सत्तो की अच्छाई भी उजागर हो गई थी। जिस ऊंचाई पर वो थी, वह बहुत कम लोग जानते थे। ठाकुर भान सिंह पहले से ही सत्तो का आदर करते थे, लेकिन अब वे मन ही मन उसकी पूजा करने लगे थे। पहले उनके पास सब कुछ था, सिवाय बेटी के, लेकिन अब सत्तो के रूप में उन्हें एक बेटी मिल गई थी। ठाकुर साहब की तंद्रा सत्तो की आवाज से टूटी, पापा, आप सही कहते थे। देखो, मेरे पापा मुझे ढूंढते हुए आए। मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया था, इसीलिए मुझे इतनी परेशानी हुई। मुझे माफ कर दो। सत्तो ठाकुर साहब के पैरों में झुकने लगी, लेकिन ठाकुर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। सामने रामदीन हाथ जोड़कर खड़े थे। ठाकुर साहब उनसे अलग होकर उन्हें गले लगा लिया। अब ठाकुर साहब का आयोजन कुछ समय के लिए रुका जरूर था, लेकिन अब यह आयोजन आज ही होगा। पहले 2 खुशियां मनाई जा रही थी, अब एक खुशी और जुड़ गई थी। छोटी बहू को उसके पिताजी मिल गए थे। आज पहली बार छोटे समधी आए थे। सभी कामगारों को फोन करके बुलाया जा रहा था, लेकिन अब एक और खुशी की बात थी। आज भोला सिंह और सत्तो का प्रेम का पौधा बड़ा वृक्ष बनने की राह पर है। सत्तो अब चाहकर भी भोला सिंह से नजरें नहीं फेर सकती। अब दोनों के सपनों में
फौलाद सिंह नित्य हिस्सा बन रहे हैं। दोस्ती से शुरू हुआ ये सफर प्रेम के कुंड तक पहुंच गया है। सत्तो ने अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर हमेशा शिक्षकों की चहेती रही। अपने नम्र व्यवहार से सभी सहपाठियों के बीच सम्मानित रही। हमेशा क्लास में टॉप पर रही, लेकिन सेवा भाव के कारण वह जानी जाती थी। प्रशिक्षण के दौरान जूनियर डॉक्टर के रूप में काम करते हुए उसने मरीजों से ऐसा भावनात्मक रिश्ता बना लिया कि ज्यादातर मरीज उसे पसंद करने लगे थे। एमबीबीएस करने के बाद सत्तो ने स्त्री रोग विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आगे की पढ़ाई की, जबकि फौलाद सिंह ने संगीत की साधना में वक्त बिताया। सत्तो के पास अनेकों बड़े अस्पतालों में नौकरी के ऑफर आए, लेकिन उसने उन्हें ठुकरा दिया। उसका लक्ष्य समाज की सेवा करना था, इसलिए वह अपने गांव में ही क्लिनिक चलाने लगी। उसके ससुर ठाकुर भान सिंह और पति फौलाद सिंह ने भी उसकी मदद की। समय के साथ गांव में डॉक्टर सत्तो का बड़ा अस्पताल बन गया, जिसमें दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आते थे। अब सत्तो और फौलाद सिंह के प्रेम का प्रमाण उनकी बेटी मेनका बन गई। सत्तो ने साबित कर दिया कि एक बेटी भी बेटे से कम नहीं होती। अंत में सत्तो ने अपने माता पिता को पाया और ठाकुर साहब ने एक बेटी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।